अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। दादी ने बड़े एहतमाम के साथ संतरे के छिलके सुखाकर खूब बारीक पीसे और एक शीशी में भर दिए। सीढ़ियों पर बैठी हल्की हल्की धूप का मज़ा लेती माहा ने उनके इस जतन को देखा और हंस दी। आपको क्या लगता है दादी जान, फेयर एंड लवली इश्तिहार की तरह इसे मुंह पर लेप करते ही आपकी पोतियों के रिश्ते तय होना शुरू हो जाएंगे? उसे लगाते ही हम नापी की रंगत लश्कारे मारने लगेगी। और माहा किन्नियों की टोकरी बाहर लेकर आती सानिया ने उसे सजनिश की। बोलने दो इसे, इसकी जुबान के आगे तो खंदक है, पटर पटर बोलेगी। न बड़ों का लिहाज न तमीज़, ना जाने किस पर पड़ी है। दादी जेरे लब और भी कुछ बुड़बुड़ाई। मुझे तो लगता है दादी मैं आप पर पड़ी हूँ। टोकरी से 2 किन्नू उठाते हुए माहा ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। जहाँ सानिया ने मुस्कुराहट दबाई वहीं दादी तड़प उठी। हम तो ऐसे बदलिहाज कभी न थे। छोड़ें दादी, आप बताएं इसका करना क्या है, मैं लगाऊंगी। सोनिया ने हमेशा की तरह दादी का दिल रखा। सबसे छोटी थी मगर सबके दिल में झांक लेती थी, या शायद उसे दिल रखना आता था। सानिया ने मुस्कुराकर उसके हाथ से शीशी ले ली। अभी तो तुम्हारी स्किन खुद इतनी सॉफ्ट है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। वो प्यार से उसका गाल छूकर बोली। मैं इस्तेमाल करूँगी, दादी के टोटके 100% रिजल्ट देते हैं। दादी सानिया की इतनी सी बात पर खुश हो गई, चुपके से बोली, हमना से भी कहना जी। सानिया ने आहिस्तगी से कहा और दादी को देखा। बूढ़े चेहरे पर जवान पोतियों से मुतालिक फ़िक्र ही फ़िक्र थी। क्या था इस घर में? सफ़ेद पोशी का भरम और 5 जवान लड़कियाँ। अभी तो सिर्फ रुबाब की शादी हुई थी। दादी हर आने जाने वाले के सामने यही रोना रोती। सानिया को अच्छा नहीं लगता। हम ना आती तो बिल्कुल ही चुप हो जाती। अपनी बेवकूफ़ी का एहसास इन्हें कुढ़ने पर मजबूर कर देता था। वो दादी को मना भी करती तो उनकी समझ में ये बात कहाँ आती। वो चिढ़ जाती, किससे कहूँगी, नहीं तो बात कैसे बढ़ेगी। तुम्हारी माँ तो मुँह में धुंडियाँ डाले बैठी हैं। अल्लाह करे हमना का कहीं रिश्ता लग जाए तो मैं सुकून की नींद सोऊं। दादी अब भी ज़ेरे लब बुड़बड़ा रही थी। इनके बाद भी कहाँ नींद नसीब होगी दादी आपको, इनके बाद भी 3 हैं। माहा ने हंसते हुए कहा। दादी उसका तंज पी गई। न जाने क्या सोचने लगी थी। अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा, पर जैसा रिश्ता रुबाब का जुड़ा शायद ही किसी और का जुड़े। दहलीज ले ली थी अहमर की बहन ने। अल्लाह इसे खुश और सुखी रखे, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा। अहमर और रुबाब की शादी एक ज़बरदस्त रोमान का नतीजा थी। इसमें भी अहमर का हाथ ज़्यादा था। उन्होंने रुबाब को एक शादी में देखा था, आकर अपिया को बता दिया। सिर्फ बताया ही नहीं, पीछा ही ले लिया कि अभी जाकर प्रपोजल दें। उनके वालिदैन बहुत पहले वफात पा गए थे। बस वो दोनों बहन भाई ही थे। अपिया की शादी उनके बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ही की थी, मगर शादी के चंद साल बाद ही औलाद ना होने के बाद दाशमी ने तलाक का तोहफा मिल गया था। अपिया कॉलेज में उर्दू की लेक्चरार थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने छोटे भाई के लिए वक्फ कर दी थी। अहमर ने इन्हें रुबाब दिखाई तो वो नाजुक सी खूबसूरत लड़की इन्हें बहुत पसंद आई। वो प्रपोज़ल लेकर गईं तो मालूम हुआ इन्हीं दिनों एक और प्रपोज़ल भी ज़ेरे गौर है, बल्कि फाइनल होने के करीब है। घर वालों ने अपिया से माजरत कर ली। अगले दिन वो खुद रुबाब की अम्मी से मिले थे। रुबाब को भी मालूम हो गया था कि एक शख्स इन्हें इतनी चाह से मांग रहा है। उसने पर्दे की ओट से इन्हें देखा भी था। इनकी पर्सनैलिटी, बात करने को का दिल नशी अंदाज और लहजा, फिर उसके लिए इतनी चाहत और उसका वोट भी अहमर की तरफ हो गया। मगर वो अपनी पसंद का बरमिला इजहार ना कर सकी और मामला अपने वालिदैन के सुपुर्द कर दिया था। हकीकतन अपिया और अहमर ने इनके घर की दहलीज ले ली थी, सो रुबाब के वालिदैन को हाँ करनी ही पड़ी। शादी के बाद जब रुबाब ने अहमर को बताया तो वो हंसने लगे। जनाब, आपको सिर्फ हमारी कोशिशों ने हासिल किया है, जी नहीं, सब मेरी दुआओं का इजाज़ है, वो शरारत से कहती। अहमर तो जैसे उसे पाकर सब भूल गए थे। उन्होंने तकरीबन रुबाब को सारा पाकिस्तान घुमाया था। उसे इतना कुछ ख़रीद कर दिया था कि ढेर लग गए थे। आखिर रुबाब ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरे बस में नहीं, मगर मेरा दिल चाहता है दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँ। मेरे पास तो आप हैं अहमर, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, वो निहाल होकर कहती। अहमर और उसके दरमियान मियाँ बीवी के साथ साथ एक खुशगवार दोस्ताना ताल्लुक़ परवान चढ़ा था। अहमर ऑफिस से वापसी पर उसे हर बात बताते। गुजरते वक्त के साथ अगरचे अहमर की मोहब्बत में ठहराव सा आ गया था, मगर वो अब भी उसका ख्याल रखते और रुबाब ने तो इन्हें अपनी ज़िंदगी का महवर बना लिया था। बेटे की पैदाइश के बाद भी वो उनका अवलीन दिनों की तरह ख्याल रखती। अब जबकि एक दूसरी रूह उसके वजूद में सांस ले रही थी, तब भी वो इनकी खिदमत में कोई कमी ना रखती। अपिया ने उसे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह चाहा था, सारा घर उसके हवाले करके। उन्होंने कभी दखल नहीं दिया था, अलबत्ता हाथ ज़रूर हाथ बटाती थीं।
اس حالت میں تو وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتی تھیں. لوگ ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے، ان کے گھر کو جنت کہتے تھے، اور اب اپنی جنت کو احمر خود اپنے ہاتھوں برباد کرنا چاہ رہے تھے. رباب کی محبت تو ایک طرف، بچے بھی ان کے فیصلے کو زنجیر نہ کر سکے. ابھی کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا. احمر اسے بتاتے تھے ان کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے. یار عجیب احمق اور ہونک سی لڑکی ہے، اسے تو لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں. ایک دن کہنے لگے بیچاری غریب سی لڑکی ہے. میں نے اسے کہا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. عمر کی شرٹ بدلتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا. لیکن پلیز اب اسے ٹیوشن دینے مت بیٹھ جائیے گا. کیا مطلب؟ احمر چونکے. آج ہمیں امینہ کے ہاں جانا ہے، اس لیے عین وقت پر آ جائیے گا. پہلے کبھی لیٹ ہوئے ہیں جو آج ہوں گے؟ اس کے بعد میرا وقت تمہارے اور بیٹے کے لیے ہی ہوتا ہے آفس کے بعد. انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے تو وہ ناز سے مسکرا دی. دن یوں ہی محبتوں کی فوار میں بھیگتے گزر رہے تھے کہ نہ جانے کب کہاں تبدیلی آئی کہ اسے محسوس تک نہ ہوا. اس دن موسم بہت اچھا تھا. رباب کی طبیعت اگرچہ ٹھیک نہ تھی، پھر بھی اس نے لنچ پر تھوڑا سا اہتمام کر لیا. احمر کو کیما کریلے بہت پسند تھے، اس نے وہ بھی بنا لیے، مگر وہ لنچ پر انتظار ہی کرتی رہی. اور 4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ احمر لنچ پر نہیں آئے تھے. کوئی کام ہوگا تم لنچ کر لو، اپیا نے کہا. میں ایک بار معلوم کر لوں؟ آفس فون کیا تو معلوم ہوا وہ لنچ کے لیے جا چکے ہیں. وہ بے یقینی سے اپیا کو دیکھنے لگی. کسی دوست کے ساتھ نکل گیا ہوگا، اپیا نے تسلی دی. مگر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا. رباب الجھنے لگی. اپیا نے ایک نظر اس کے پریشان صورت کو دیکھا، پھر ہنس دی. جانتی تھی کہ وہ احمر سے کتنی محبت کرتی ہے. وہ آئے گا تو پوچھ لینا، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چلو تم کھانا کھاؤ. اس حالت میں زیادہ دیر بھوکے رہنا ٹھیک نہیں، اپیا نے سمجھایا. اس نے پھر بھی انتظار کیا، شاید کہیں راستے میں رک گئے ہوں. مگر انہیں نہیں آنا تھا، نہیں آئے. موسم کی ساری خوبصورتی غارت ہو گئی. وہ یوں ہی بے دلی سے چند لقمے لے کر اٹھ گئی. شام کو احمر آئے تو اس کا موڈ دیکھ کر پشیمان ہو گئے. سوری جانم سوری، دراصل ایک بہت پرانا دوست مل گیا تھا، کھینچ کر لے گیا. میں نے لاکھ کہا کہ بھائی ہماری پیاری بیوی، بس میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ کتنی آسانی سے ان پر ایمان لے آئی تھی. احمر اس کے سامنے شرمندہ ہو، اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. تھی ہی پاگل. احمر کو روز کوئی نہ کوئی دوست ملتا رہا. رفتہ رفتہ لنچ باہر کرنا ان کا معمول بن گیا. رباب اکیلے لنچ کرتی، مگر ایک خالی پن کا احساس سا ہوتا. احمر واپس آ کر کئی بار معذرت کرتے. وہ ہنس دیتی. رفتہ رفتہ یہ معذرت بھی گئی. آج کل اسے گھر بہت یاد آنے لگا تھا. امی، ابو، بہنیں، اکلوتا بھائی، دادی کی باتیں، امرود کے درخت، ہر شور مچاتی چڑیاں، رات کو ٹی وی کے سامنے جمنے والی محفلیں، حتیٰ کہ بیڈ روم میں بکھرے مونگ پھلیوں اور کنوں کے چھلکے بھی، جنہیں سمیٹتے ہوئے وہ سب کو بے بھاؤ کی سناتی تھی. سناتے سناتے اس کے منہ سے کوئی لفظ الٹا نکل جاتا. وہ تینوں ہنستے ہنستے دادی کے لحاف میں چھپنے لگتیں. خود اس کا غصہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا. امی اور دادی اس طرح ہنسنے پر ہمیشہ ڈانٹنے لگتیں، مگر کہہ کے چھت پھاڑنے لگتے. ہاں، ماہا کی طبیعت تھوڑی نازک تھی، اسے جلدی غصہ آ جاتا تھا. سونیا نے بہت دنوں سے خط نہیں لکھا. فون کے باوجود سونیا کو خط لکھنے کا خبت تھا. اپنی معصوم باتوں سے سارا خط بھر دیتی. رباب بہت دنوں تک اس خط کو پڑھ کر لطف اٹھاتی. آپی، پانی کی ٹینکی کے پاس جو سوراخ ہے اس میں گلہری نے بچے دیے ہیں. سفید کبوتری غائب ہے. غالب گمان ہے کہ کسی بلے کے ہاتھ لگ گئی ہے. دادی نے اس کے غم میں کئی دن ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا. آج ماہا کی امی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. سرور کے باغ کے مالٹے تیار ہو گئے ہیں، کل ہی بوری بھر کر دے کر گیا ہے. دادی کو یقین ہے کہ اب ان کی پوتیوں کے رنگ ضرور ہی نکھر جائیں گے. اور یہ سب پڑھ کر رباب کو لگتا وہ وہیں ان کے پاس ہے. یار یہ تم اتنی ڈل سی کیوں لگنے لگی ہو؟ اسے خبر نہیں تھی احمد نہ جانے کب سے ناکندانہ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے. وہ چونکی، چائے ابل گئی تھی. کیوں، کیا ہو گیا؟ کب نکالتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرائی. آج کل اس کی کمر میں مستقل درد رہنے لگا تھا. جسم بھی بڈول ہو گیا تھا. پھر بھی عام عورتوں کی طرح وہ خود سے غافل کبھی نہ رہی تھی. بہت سست نظر آنے لگی ہو، اور جسم دیکھو کیسے پھیل رہا ہے. رباب ہنسی. کب اس کے سامنے رکھا، یہ سب تو فطری ہے. ذرا فارغ تو ہونے دیں، پھر دیکھیں میں ویسی کی ویسی ہی نظر آؤں گی. ویسے اس نے شرارتی نظروں سے احمر کو دیکھا. سنا ہے مرد کو شادی کے چند سال بعد اپنی بیوی پرانی گاڑی کی طرح لگنے لگتی ہے. کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہو رہا؟ احمر جھینک کے. ایسی کوئی بات نہیں. ذرا غور تو کریں، آپ کے تیور کچھ بدلے بدلے سے نظر آتے ہیں. وہ مائل با شوخی تھی. اچھا وہ کیسے؟ احمر چونکے. اپنے لباس کا بہت دھیان رکھنے لگے ہیں. اب تو مجھ سے بھی مشورہ نہیں لیتے. کل براؤن سوٹ کے ساتھ کیسی بدرنگ ٹائی لگا کر گئے تھے، بہت فضول لگ رہی تھی. اچھا، احمر کو ایک پل کو نہ جانے کہاں کھو گئے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں اس سوٹ کے ساتھ وہی ٹائی میچ کرتی ہے. انتہائی بدذوق لوگ ہیں. رباب برجستہ بولی. بائی دا وے یہ لوگ ہیں کون؟ یہی آفس کلیگ وغیرہ. نہ جانے کیوں وہ نظر چرا گئے.
सिर्फ यही नहीं, वक्त बे वक्त घर से गायब हो जाना, लंच घर से बाहर करना, परफ्यूम का बेसाख्ता इस्तेमाल, और तो और अक्सर टेरिस पर खड़े गुनगुनाते और आस पड़ोस में झांकते भी पाए गए हैं। उसने हल्के फुल्के लहजे में उसके अंदर होने वाली तब्दीलियां गिनवाई, फिर दोस्ताना अंदाज में बोली, सच सच बताएं, क्योंकि चक्कर तो नहीं चला बैठे? अगर वाकई ऐसा हो तो? चाय की प्याली में झांकते हुए अहमद ने भरपूर संजीदगी से कहा। रुबाब कई लम्हे शशिदर सी हैरत आमेज बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। तभी अहमद का भरपूर कहका फिजा में गूंजा, बस डर गई? रुबाब के सीने में अटकी हुई सांस बाहर आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नबी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना यकीन है मुझ पर, मुझे मालूम है आप मुझे चीट नहीं कर सकते। उसके लहजे से छलकता भरपूर इत्तेमाद, और यहाँ मोहब्बतों का ही तो इजाज़ था। फ़र्ज़ करो अगर ऐसा हो जाए तो? वो ना जाने क्या कहना चाहते थे, क्या बताना और क्या पूछना चाहते थे। रुबाब ने उनके लहजे पर गौर ही नहीं किया। तभी उमर भागता हुआ आया। रुबाब ने दोनों बाजू फैलाकर उसे अपने बाजुओं में समेट लिया, फिर उमर के कंधे पर थोड़ी टिकाकर चमकती आंखों से इन्हें देखते हुए बोली, जनाब ऐसा कभी नहीं हो सकता। भला एक पुरसुकून घर, प्यारे प्यारे से बेटे और खूबसूरत बीवी के होते हुए भी कोई भटक सकता है? वो मुस्कुराती हुई बच्चों को लेकर चली गई। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अहमद ज़ेरे लब बुड़बुड़ाए थे। कब से वो बरामदे की ठंडी ठार सीढ़ियों पर बैठी डबल रोटी को चूरा करके चिड़ियों को डाल रही थी। अमरूद की शाखों पर छुपी चिड़िया शोर मचाती नीचे आती तो उसकी स्याह आंखें चमक उठती और वो जोर शोर से गिनने लगी, 1 2 3 15 25। जैसे ही डबल रोटी ख़त्म होती तो सारी चिड़ियाँ फिर से उड़ जाती। जब अम्मी कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाती तो ठटक कर रुकती और बगैर स्वेटर के यूं वहाँ बैठने पर सख्त सुस्त सुनाती। मुझे ठंड नहीं लगी। वो रोज़ झुंझलाकर वहाँ से उठती और दादी के लिहाफ में जा घुसती, जो पलंग पर बैठे लिहाफ इर्द गिर्द लपेटे तस्बीह करती थीं। हाय हाय, क्या मुर्दे जैसे हाथ हैं, मैं कहती हूँ पीछे हट जा। वो कुछ और लिपट जाती। ऊँट की ऊँट हो गई पर अकल। धीरे धीरे दादी की मुसामतें दम तोड़ देती। उनकी सलवातें सोनिया की खिलखिलाहटों में गुम हो जाती और हकीकत थी कि वो अपनी इस छोटी पोती को चाहती भी बहुत थी। फिर वो वहाँ से इस वक्त निकलते जब सानिया या अम्मी नाश्ते के लिए पुकारती। माहा ने तो जब से कॉलेज छोड़ा था सुबह उठना गोया उसके लिए हराम था। तेज़ होती बेल की आवाज़ पर उसने सारी डबल रोटी एक साथ चिड़ियों को डाल दी। उसका ख्याल था शायद दूध वाला कुछ जल्दी आ गया है, अम्मी अभी तक शायद उठी ना थी या शायद नमाज में मसरूफ़ थी। वो किचन से बर्तन लेकर दरवाजे तक चली आई। कौन है? बाजी मैं हूँ, मानी। मानी? उसने ज़ेरे लब दोहराया। फिर खाला हाजरा का बेटा मानी याद आ गया। वो बचपन में तो उसका क्लास फेलो था, लेकिन बड़े होने के बाद उसने उसे नहीं देखा था। सोनिया ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। लंबा तिरंगा मानी बड़ा होकर खासा बदल गया था, मगर वो रो क्यों रहा था? बाजी, उसके आंसू कुछ और रवानी से बहने लगे थे। क्या हुआ मानी? बाजी, अम्मी फोत हो गई, उसने वो मुश्किल बताया। क्या? कब? सोनिया चीख उठी। मानी के अब्बू का बहुत बचपन में इंतकाल हो गया था। 5 बहनें और 2 भाई थे। रात को अंकल को भेजें, घर में कोई नहीं है। वो सिरपिट अंदर भागी। दादी दादी, उसकी चीखों पुकार पर सब बौखला गए थे। दादी, वो उनकी गोद में सड़क कर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हो गया सोनिया मेरी बच्ची, कुछ बता तो। खाला हाजरा फोत हो गई हैं। हाय नहीं, अम्मी ने दहल कर दिल पर हाथ रखा। तुम्हें किसने बताया है? सानिया आपी ने आगे बढ़कर उसे सीधा किया। हमना आपी शशदर सी खड़ी थी। मानी आया था अभी, अल्लाह रहम करे। इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ही बेटी ब्याही है अभी। ये मानी ही तो बड़ा है अब घर में, ऐसी कयामत। क्या हो गया है? अब्बू अभी अभी मस्जिद से लौटे थे। हैरान परेशानी ने यूँ रोता हुआ देखने लगी। अम्मी ने इन्हें बताया, अभी तो मैं मस्जिद से आया हूँ। उन्होंने हैरान होकर सबको देखा। ऐसी कोई बात होती तो मोहल्ले में खबर हो जानी थी। क्यों सोनिया, कोई गलत फहमी तो? अबू, मानी खुद आया था अभी 5 मिनट पहले, सोनिया ने जोर देकर कहा। अरे बच्चा घबरा कर सीधा इधर ही भागा होगा, दादी ने लिहाफ एक तरफ करते हुए कहा और खुद जल्दी जल्दी चप्पल पहनने लगी। सानिया चादर दो मेरी, मैं और आयशा जाते हैं। ऐसे कड़े वक्त में बच्चियां बेचारी क्या करती होंगी, कोई रिश्तेदार भी पास नहीं। हाँ आप लोग चले, मैं मोहल्ले से 1 2 लोगों को लेकर आता हूँ, अबू ने कहा। घर के अकब में वसी खाली ग्राउंड था जिसको अबूर करके खाला हाजरा का घर था। गली बिल्कुल सुनसान थी और ब्राउन दरवाजे वाला घर पर बला का सन्नाटा था। अम्मी और दादी ने एक दूसरे को देखा तो उस बुजुर्ग के आलम में सानिया ने जो साथ ही आ गई थी बेल पर उंगली रखी। खामोश घर में दूर बेल गूंजी, फिर कोई मुर्गा बोला। अंदर कहीं दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। चौथी बेल पर कोई चप्पल घसीटता दरवाजे तक आया। ए छुरी तले दम तो लो, ऐसी क्या आफत आ गई? अजीब ही दस्तूर है, ना कोई वक्त देखते हैं, बस मुल्कुल मौत की तरह दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। 2 घड़ी की नींद लेना भी अजाब, मैं कहती हूँ। जहाँ पटर पटर बोलती को ब्रेक लगी थी वहीं इन तीनों को सांप सूंघ गया। सानिया, मुझे पकड़ना इससे पहले के दादी चारों शाने चित गली में पड़ी होती।
ثانیہ نے انہیں سنبھال لیا، اپنے بھاری تنوتوش کے ساتھ نیلی گرم چادر اوڑھے خالہ حاجرہ ان کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ارے آپا، خالہ ثانیہ خیریت؟ صبح صبح خالہ حاجرہ ہکا بکا کھڑی تھی اور وہ تینوں کو خزد زدہ ہمنک صورتوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ دادی نے بہت ڈرتے ڈرتے انہیں چھونے کی کوشش کی۔ لو، مجھے کیا ہونا ہے، آپ کے سامنے ہوں، پر آپ لوگ وہ مارننگ واک کے لیے نکلے تھے خالہ، تو امی نے کہا آپ کی خیریت کہتے کہتے ثانیہ بے بسی ہو کر امی کو دیکھنے لگی۔ دسمبر کی اس ٹھنڈ میں بیٹی دماغ تو ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ دادی کو ہی گھر چھوڑ آتی، اس کی بوڑھی ہڈیوں کا کاہے کو ہوا لگواتی پھر رہی ہو؟ نہیں نہیں، مجھے تو خود بہت شوق ہے اس مار دادی نے بجلت کہنا چاہا۔ مارننگ واک؟ ثانیہ نے مدد کی۔ ہاں، اس کا اپنی پنڈ میں تو نور تڑکے ساگ توڑ کے، دادی نے کہا تو خالہ حاجرہ ہنسنے لگے۔ اچھا، تو آپ ساگ توڑنے نکلی ہیں؟ اچھا، اندر تو آئیں۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئی۔ کہا خالہ حاجرہ نے ایک ایک کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اٹھو کمبختوں، مہمان آئے ہیں، کس پوستی کی اولاد لگتے ہیں سارے کے سارے۔ مانی کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب سونیا کی بات کا یقین کر کے گھر سے نکلی تھی۔ خالہ حاجرہ نے ایک کمرے سے مانی کو کان سے پکڑ کر برآمد کیا۔ اس کی صبح تو 12 بجے سے پہلے ہوتی نہیں، سلام کر اور جلدی سے دوڑ کے بسکٹ پکڑ لا۔ اونگتے جاگتے مانی نے سلام کیا اور اتنی صبح صبح وارد ہونے والے مہمانوں کو دل میں کوستا دکان کی سمت چل دیا۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود خالہ حاجرہ نے انہیں بٹھایا۔ ان کی بیٹیوں نے چائے چڑھا دی۔ چائے کے کپ ہاتھ میں تھے جب تیز بیل کی آواز پر مانی نے دروازہ کھولا۔ ابو، حاجی صاحب، رحمت چاچا، دو چار محلے کے اور لوگ دروازے میں کھڑے اپنے سامنے کھڑی حاجرہ کو دیکھ متحیر رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آگے جائیں یا پیچھے، کیا حشر ہوا اس کو جانے دیں۔ بس ابو چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے۔ خالہ حاجرہ کو سارا قصہ سنایا۔ وہ ہنستی رہیں اور اپنے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کو چائے بسکٹ پیش کرتی رہیں اور پوچھتی رہیں، میرے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہو؟ اصل تماشا اس وقت بنا جب شام کو ان کی بیاہی بیٹی اپنے سسرال والوں کے ساتھ روٹتی پیٹتی گھر پہنچی تو ماں کو زندہ دیکھ مارے حیرت اور خوشی کے بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مانی کون تھا۔ آپ کو چچا رحمت یاد ہوں گے، بچپن میں کبھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، حالانکہ ہمارے رشتے دار نہ تھے، مگر ابو نے ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی بچوں کی ہمیشہ مدد کی تھی۔ ان کی بیوی فوت ہوئی تھیں، ابو ان کے کلوں پر پہنچ نہ سکے۔ اب بتائیں اس پورے قصے میں کہیں میرا قصور نکلتا ہے؟ ماہا سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی ہے، ثانیہ آپ ہی نئی نئی ڈشز بنانے میں مصروف رہتی ہیں، دادی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کب آنا ہے، دسمبر کا وعدہ کیا تھا، اب تو پورا دسمبر گزر گیا، سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ کی بہن سونیا اب بھی اتنی ہی معصوم ہے۔ رباب اس کا خط پڑھ کر دیر تک ہنستی رہی تھی۔ خیریت؟ فائل سے سر اٹھا کر احمر نے اسے یوں ہنستے دیکھا تو پوچھنے لگے، سونیا کا خط ہے؟ اس نے خط ان کی طرف بڑھا دیا، جسے یکسر نظر انداز کر کے انہوں نے چائے کی فرمائش کی تھی۔ رباب نے کچھ خجل سا ہو کر خط یوں ہی ٹیبل پر ڈال دیا۔ آپ سے کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں، خط کے لفافے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اڑتے ہوئے قدرے خفگی سے گویا ہوئی۔ لے تو آیا تھا، بریف کیس میں پڑے ہوں گے۔ ویسے فون کے اس دور میں خط لکھنے کا کھڑا کیوں پالتی ہو تم لوگ؟ خیر ہے، آج کل ہماری ہر بات پر ہی اعتراض ہونے لگا ہے۔ وہ بریف کیس کی طرف جاتے جاتے بولی تھی، بات کا بتنگڑ بنانا تو کوئی تم عورتوں سے سیکھے۔ باتھ روم کا دروازہ ایک آواز سے بند ہوا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے ان کو؟ بریف کیس کھولتے وہ یوں ہی سوچ رہی تھی۔ لفافے نکالتے نکالتے اس کی توجہ ایک سرخ مخملی ڈبیا نے کھینچ لی۔ کچھ حیرت اور تجسس سے مجبور ہو کر اس نے ڈبیا کھولی۔ خوبصورت سونے کا بریسلٹ جگر جگر کر رہا تھا۔ میرے لیے دل میں ایک دم خیال سا آیا۔ بے اختیار ہی اس نے بریسلٹ کو چھو کر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بریف کیس بند کر دیا۔ اگر بریسلٹ اس کا تھا تو ظاہر ہے اسے ہی ملنا تھا، نہ جانے احمر نے کس خاص موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ چائے بناتے ہوئے بھی اس کے دل میں خود بخود ہوتی رہی، مگر اس نے احمر سے پوچھا نہیں تھا۔ چھوٹی پھوپھو نے لیا سے کچھ مونگ پھلی کی بوری، شکرکندی اور مکئی کا آٹا بھجوایا ہے، یہ ان کی پانی زمینوں کی سوغات ہے جو وہ ہر بار بھجواتی تھیں، لیکن اس بار لانے والا علی شیر تھا، پھپھو کا اکلوتا بیٹا۔ ساتھ میں ابا کے نام خط بھی تھا، جس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ علی شیر نے FA کر لیا ہے، اب برائے مہربانی اپنی نگرانی میں BA کروا دے۔ نہایت دلسوز اور دلگیر لہجے میں لکھا تھا۔ بھئی اپنا دکھڑا تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ اس کے باپ کو تو ذرا پرواہ نہیں، اس کا بس چلے تو کل کے بجائے آج ہی اپنے ساتھ کھیتوں میں کھپا لے۔ یہ نہ کھیتوں پر جاتا ہے نہ آگے پڑھنے کو تیار ہوتا ہے، سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتا ہے، بس اب تمہارے حوالے ہے، جیسے بھی ہو اسے BA کروا کے کہیں نوکری لگوا دو۔ کھیت سنبھالنے کو دوسرے دونوں لڑکے کافی ہیں، یوں بھی کھیت ہیں ہی کتنے، بس دال روٹی چلتی ہے، یہ کہیں نوکر ہو جائے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ تمہارے آسرے پر بھجوا رہی ہوں، سسرال میں میری ناک مت کٹوا دینا، بھلے کتنی ہی سختی کرو۔ اماں اور بھابھی کو سلام، بچیوں کو پیار، تمہاری چھوٹی بہن آسیہ۔ کیوں میاں، پڑھنے کا کچھ ارادہ بھی ہے یا؟ پھپھو کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا خط پڑھ کر طے کرتے ہوئے ابو نے علی شیر سے پوچھا تھا۔
सफ़ेद शलवार कमीज पर सुरमई स्वेटर पहने दादी के पास बैठे अली शेर ने सर उठाकर संजीदा नज़रों से मामू की तरफ देखा। मैं तो पढ़ना चाहता था मगर अब्बा। ठीक है, अब्बू ने सर हिलाया। दाखिले में अभी 1-2 महीने हैं, तब तक तुम कोई कंप्यूटर या अंग्रेजी के कोर्स में दाखिला ले लो। आयशा उसे बैठक के साथ वाला कमरा दे दो। अब्बू हुक्म सुनाकर चले गए। सानिया और हमना आप ही कमरा साफ करने चली गई। दादी ने नवासे पर बारी सदके होती जा रही थी। फिर कढ़ाई में रेत डलवा कर खुद मूंगफली भूनने बैठ गई। अम्मी वहीं बैठे बुड़बड़ाती रहीं। अली शेर नानी और सानिया के पास बैठकर इन्हें मूंगफली भूनने का सही तरीका समझा रहा था। कैसा तेज लड़का है। अली शेर को घूरकर वो उठ गई और रात अब्बू पर बरस पड़ी। सराय समझ लिया है क्या तुम्हारे रिश्तेदारों ने इस घर को? जिसको देखो मुंह उठाए चला रहा है। 4 साल तुम्हारे भाई के लड़के को पढ़वाया, वो प्रोफेसर लगकर यूं गायब हुआ कि अब शक्ल दिखाना भी गवारा नहीं। 4 साल तुम्हारी बड़ी बहन को याद आया तो अपने लड़के को भेज दिया कि इम्तिहान दिलवा दो, इसे ढंग की नौकरी मिली तो कहाँ का मामू और कहाँ की मामी, बाकी तो किसी की तार में शुमार नहीं। जिसका जब दिल चाहता है महीनों आकर डेरा डाल लेता है। बिस्तर की चादरें झटक झटक कर बिछाते हुए वो दिल का गुबार निकालती रहीं। तो उसे वापस भिजवा दूं। अब्बू हमेशा टू द पॉइंट बात करते थे। अम्मी तड़क कर बोली तो फिर बोलती चली गई। अब्बू कान लपेट कर सुनते रहे। यहाँ तक कि खबरें शुरू हो गईं तो वो पूरे के पूरे खबरों की तरफ मुतवज्जो हो गए। वो अम्मी की किसी बात का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जुबान से खा कुछ भी कहें अली शेर की देखभाल में कोई कमी ना करेंगी। और गलत तो अम्मी भी ना थी। अब्बू के तमाम रिश्तेदार गाँव में रहते थे। शहर के किसी काम से आना होता तो महीनों इन्हीं के यहाँ रुकना पड़ता। अम्मी ने सारी उम्र बगैर माथे पर शिकने लाए इनकी खातिरदारी की थी, लेकिन जब जवाबन इसी खलूस का मुजाहरा तो वो अब अंदर ही अंदर कुड़ने और चिढ़ने लगी। ताया ने अपने बेटे को 4 साल तक उनके पास छोड़े रखा। उसे पढ़ा दो, कल को तुम्हारे ही काम आएगा। उन्होंने वाज़े तौर पर हमना आपी के रिश्ते की बात की थी। और 4 साल जब अजीम भाई लेक्चरार बन गए तो बड़ी ढिठाई से ताया अब्बा ने इन्हें खानदान से बाहर ब्याह दिया। अपिया महीनों बीमार रहीं। इस नाइंसाफ़ी पर दादी ने वावेला करना चाहा तो अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया। वो अपनी बेटी की मजीद नाकदरी नहीं करवा सकते थे। यही कुछ उनकी बहन ने भी किया था। वही उम्मीद, वही आरजुएं, वही आंखों में चमक जो 4 जवान बेटियों के माँ बाप की नज़रों में जागती थी, और वही नाकदरी बेटा नहीं मानता। अपनी बहू का लाखों का जहेज संभालते हुए बड़ी फूफो ने कहा। अब्बू एक बार फिर सब्र कर गए। रिश्तेदारों का भी हक होता है। अम्मी अब्बू के इस जुमले से अब चिढ़ने लगी थी। सिर्फ हक ही हक होता है, फ़राइज़ किसी को याद नहीं। ननियाल में तो सब अभी पढ़ रहे थे, छोटे थे, मगर ददियाल ने इन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक ना किया। पढ़ी लिखी कबूल सूरत सलीका शुआल लड़कियां, मगर किस्मत खुलने में ना आ रही थी। ऊपर से खानदान वालों का रवैया। वो अगर चिढ़ने लगी थी तो कुछ गलत भी ना था। अल्लाह मालिक है। खबरें सुनते सुनते अब्बू के मुंह से आहिस्ता से निकला। कस्टर्ड में चुन चुन कर सारी किशमिश इकट्ठी करते सोनिया ने ये सारी गुफ्तगू सुनी थी। जल्दी जल्दी कहकर अहमर ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। तुम रात को प्रेस नहीं कर सकती थी। वो फिर सर पर खड़े थे। माहा ने जल्दी से शर्ट प्रेस करके इन्हें थमाई और किचन में भागी। अपिया ने पहले ही नाश्ता बना लिया था। वो जल्दी जल्दी मेज़ पर रखने लगी। अपिया ने मना भी किया कि वो आराम भी कर ले। क्या खाक आराम करूं? साहब बहादुर का मूड देखा है? वो झुंझलाकर चाय निकालने लगी। इतने में अहमद ने ब्रीफ केस उठा लिया। अब नाश्ता तो कर लें, अब वक्त है। उन्होंने बुरी तरह घूरा। निहायत सुस्त होती जा रही हो, रात को सब तैयार नहीं कर सकती थी। क्या हो गया अहमद? तुम अच्छी तरह जानते हो उसकी तबीयत खराब थी। अपिया ने लेताड़ा वो सर झटक कर चले गए। अपिया ने देखा वो बेदम सी होकर कुर्सी पर गिर सी गई थी। अब तुम नाश्ता करो, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खा लेगा ऑफिस में कुछ ना कुछ। ये मर्द इतने कठोर क्यों होते हैं अपिया? वो दिल गिरफ्तगी से गोया हुई। एक दिन अगर ज़रा सी भूल हो जाए तो सब कुछ ही भुला देते हैं। ये ऐसे ही होते हैं, इसलिए इनकी तरफ से ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। तुम्हें पहले ही समझाती थी, मत करो उसकी इतनी खिदमतें। कुछ ज़्यादा ही नाजुक मिजाज हो गया है। तुम ये टोस्ट लो, जूस बना दूँ? नहीं जी, नहीं जा रहा। वो बेदिली से मक्खन लगा टोस्ट खाने लगी। आपको नहीं लगता अपिया अहमद बदल से गए हैं? बदल कर उसने कहाँ जाना है? मैं तो इसे गंजा कर दूंगी। सब तुम्हारा वहम है। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया। अब तुम कुछ मत करना, बस सो जाना। शाम को कहीं निकलेंगे। अपिया चली गई तो उमर उठ गया। वो उसके साथ मसरूफ़ रही। शाम को अहमद आए तो मूड खुशगवार था। फिर अपिया ने खूब लेताड़ा और शायद इनको खुद भी एहसास हुआ। उमर को साथ लेकर गए, उसे आइसक्रीम खिलाई, रुबाब के लिए पिज़्ज़ा लेकर आए। उमर को गुदगुदाते और गुनगुनाते रहे। आप कभी कभी इतने अजनबी क्यों हो जाते हैं? उनके बाजू पर सर रखते उसने पूछा। कब? अक्सर। अब तो अक्सर ही। वहम है जाना। वो उसके बालों में चेहरा छुपाकर बोले। वो इन्हें झुठलाना चाहती थी। वहम नहीं था, वो महसूस कर रही थी। कुछ तब्दीलियाँ उनसे शेयर करना चाहती थी, अपने खदशात, मगर अभी अल्फाज तरतीब दे रही थी कि अहमद सो गए। वो ज़रा सा हिली तो उन्होंने करवट बदल ली। और ऐसा कब हुआ था वो बात करना चाह रही हो और अहमद सो जाए? वो टिकटिकी बांध कर इनका चेहरा देखने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर झटकते हुए बुड़बड़ाई। वहम नहीं है मेरा। उसकी मतलाशी निगाहें घूमकर ब्रीफ केस पर रुक गईं। आहिस्तगी से उठकर वो टेबल तक आई।
हल्के से खटके के साथ ब्रीफकेस खुल गया। रुबाब का दिल धक से रह गया। वो मखमली केस अब वहां नहीं था। उसने बेताबी के साथ ब्रीफकेस खंगाला। सो जा रुबाब, क्या कर रही हो? अहमर की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी थी। रुबाब ने मरे मरे हाथों से ब्रीफकेस बंद कर दिया। अली शेर का कॉलेज में एडमिशन हो गया था। 2-3 माह में वो घर का अहम फर्द बन गया था। हारून की जॉब पिंडी में थी। वो तो छुट्टियों में कभी कभार ही आते। अली ने घर की अक्सर ही जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। हत्ता कि जब अब्बू ने सोनिया के लिए मैथ्स की ट्यूशन का बंदोबस्त करना चाहा तो उसने फौरन ही अपनी खिदमत पेश कर दी। वो किचन में अम्मी के पास पाँव पटक पटक कर रोती रही कि वो अली से नहीं पढ़ेगी। दादी से भी एहतजाज किया, मगर उसकी फरियाद कहीं सुनी न गई। उसे अली से चिढ़ थी। अली को भी उसकी हर बात पर एतराज होता। उसके ड्रामे देखने, डाइजेस्ट पढ़ने, गोलगप्पे खाने पर, ये वो चीज़ें थी जिन्हें वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकती थी। और अली को एंड ड्रामे के वक्त उसे पढ़ाना याद आता था। दादी कहती, अली बेटा, सोनिया को गोलगप्पे तो ला दो। वो कमाल फरमा बरदारी से पैसे जेब में डालकर बाहर निकल जाता। कुछ देर बाद हाथ लटकाते वापस आता। नानो, वो तो चला गया। सोनिया पाँव पटकती चीखती तो मजीद डांट खाती। ऐसे में उसकी आंखें 1000 वाट बल्ब की तरह जगमगाती। सबसे बुरा तो वो सोनिया इस वक्त लगता जब वो सबके दरमियान बैठी खिलखिला रही होती तो वो किसी जिन की तरह सर पर आन खड़ा होता। वो रात जो मैंने फार्मूला याद करवाया था वो सुनाओ जरा। इतना अचानक सब कुछ भग से जहन से निकल जाता। वो फातिहाना नजरों से सबको देखता। मैं कहता हूँ ना, ये कुन जहन है। तुम हो कुन जहन, जाहिल, पेंडू। वो झुरझुर आंसू बहाती। क्या हो रहा है? वो बड़े नेमाक से स्कूल का काम कर रही थी जब वो आया। रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त वो ट्यूशन पढ़ा कर आया करता था। वो खामोशी से अपना काम करती रही। ओहो, लोग तो बहुत ही पढ़ाकू हो गए हैं। अली, मुझे तंग नहीं करो। वो झुंझला गई। अच्छा नहीं करता, मुझे दूध गर्म कर दो। तुम खुद कर लो, मैं तो मेहमान हूँ। अल्लाह रेट झुटाई। सोनिया ने सर उठाकर देखा, हाथ में लिफाफा था। ये क्या है? तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं तो फिर दूध भी खुद ही गर्म कर लो। मैं नानों के पास हूँ। वो आराम से कहकर चला गया। चारों ना चार वो उठी, फ्रिज से दूध निकाल कर गर्म किया, प्याले में भरकर ले गई। वो दादी के पाँव दबा रहा था। उसने पटकने वाले अंदाज में प्याला मेज पर रखा। ओहो, दूध गिर जाएगा। अली शेर ने बड़ेपन के साथ घुरका, साथ ही अगला काम बताया। वो लिफाफे में से जलेबियां निकालकर दूध में डाल दो, अच्छी तरह भीग जाएंगी, तब नानी खाएंगी। अच्छा, दूध जलेबियां? लिहाफ में सुकड़ी हुई दादी होशियार होकर बैठ गई। मुझे पता था नानो, आपको बहुत पसंद है। कैसी सादत मंदी का मुजाहरा कर रहा था। तुम अभी तक खड़ी हो, दादी का इतना सा काम भी नहीं कर सकती? वो शरारत से उसे देखते हुए बोला। सोनिया चिढ़ गई, जलेबियां डालकर तेजी से बाहर निकल गई। बदतमीज, बेहुदा, मुझसे कह रहा था तुम्हारे काम की चीज नहीं। किताब खोले वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। अंदर से मुसलसल ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज आ रही थी। कभी अपिया की आवाज गालिब आती तो कभी अहमर की, मगर दरवाजा बंद होने की बिना पर अल्फाज ठीक से समझ ना आते थे। फितरी तजस्सुस के हाथों अगर रुबाब ने उठना भी चाहा तो गोद में बैठे उमर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यूं भी वो बहन भाई के मामलात में ज्यादा दखल नहीं देती थी, मगर इस बार लाशौरी तौर पर उसे यकीन सा था कि मामले का ताल्लुक खुद उसकी जात से है। अपिया जब से कॉलेज से लौटी थी यूं ही गुस्से में भरी हुई थी। रुबाब ने पूछा भी तो टाल गई। अहमर के घर आते ही उन्होंने उसे घेर लिया, खाना भी नहीं खाने दिया। वो बस कमरे में ले गई। वो टेबल सजाए मुंतजिर थी। आज कितने दिनों बाद तो अहमर लंच पर घर आए थे। दरवाज़ा खुला तो चंद उड़ते अल्फाज रुबाब के कानों से टकराए। आप जो भी करना चाहती हैं कर लें, मगर मेरा फैसला यही है। अहमर की आवाज़ मजबूत और अटल थी। याद रखना अहमर, अगर रुबाब के साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। अपिया ने चीख कर कहा। जवाबन अहमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो तेजी से बाहर निकले। रुबाब को देखकर छटके, फिर लंबे लंबे डग भरते घर से ही निकल गए। रुबाब इन्हें रोक भी नहीं सकी, बस शशतरसी देखती रही। फिर पलटकर अपिया के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था मगर वो बाहर नहीं आई थी। वो मुस्तरिब सी उमर को उठाए अंदर चली आई और धक से रह गई। उसने कभी अपिया को रोते नहीं देखा था, मगर आज वो रो रही थी। क्या हो गया अपिया? उसने उमर को गोद से उतारा और उनकी तरफ लपकी। उमर रो पड़ा। कुछ नहीं। वो चेहरा छुपाकर आंसू साफ करने लगी। कुछ तो है। अहमद से क्या बात कर रही थी? वो क्या करने लगे हैं? उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ नहीं रुबाब, जाओ। उन्होंने टालना चाहा। तुम्हारा मामला नहीं है, मेरा मामला है, मेरा मामला है अपिया। मेरी छठी इस कैरिया कुछ होने वाला है। वो दबी दबी आवाज में चीख उठी। रुबाब, मेरी जान, कुछ भी नहीं होने वाला। टेंस मत हो। तुम्हारी हालत, इन्हें पहली बार अपनी बेअख्तियारी पर गुस्सा आया, इसलिए उसका चेहरा हाथों में थाम कर प्यार से कहने लगी। लेकिन रुबाब ने इनके दोनों हाथ झटक दिए। मुझसे कुछ मत छुपाएं। कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत को मुझे बताएं। अहमद क्या कह गए हैं? वो मुझसे दूर जा रहे हैं। आज से नहीं, कई महीनों से महसूस कर रही हूँ। सिर्फ कागज़ का रिश्ता नहीं है हमारा। मोहब्बत करती हूँ उनसे। उनकी आंखों का इशारा पहचानती हूँ। वहाँ मेरी शबीह मिटती जा रही है, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। बताएं अपिया, कौन है? कौन है वो जो मुझसे मेरा अहमर छीन रही है? मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मैंने कई बार उसे अहमर के साथ देखा है। अपिया को महसूस हुआ अब कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। मेरा ख्याल था कोई कुलीग होगी, 1-2 बार देखा, लेकिन लोगों ने भी इशारा किया, मगर मैं झुटला गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तुम पर जान देता है।
तुम्हारी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता है, फिर किसी और की तरफ कैसे मुतवज्जो हो सकता है। मगर आज उन्होंने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। वो उससे शादी करना चाहता है। एक बॉम्ब था जो उसके हवासों पर फटा था। तमाम तर खदशों के बावजूद दिल के किसी कोने में ख्वाहिश उमक रही थी कि अपिया उसके खदशों को झुटला दें। वो बेयकीनी से अपिया को देखे गई। उमर उसकी गोद में आने के लिए मचल मचल कर रो रहा था। रुबाब को लगा वो लम्हा ब लम्हा किसी गहरी खाई में गिर रही है। अहमर उसके दोनों हाथ थामे उसके ऐन सामने बैठे किसी बेचारगी से पूछ रहे थे, रुबाब बताओ मैं क्या करूं। रुबाब ने आंखों में दर आने वाली नमी पलकें झिपक झिपक कर पीछे करते हुए इन्हें देखने की कोशिश की, मगर उसे लगा कि अहमर उससे बहुत दूर है, इतने कि उसकी आंखें इन्हें देख नहीं पा रही। वो इन्हें पुकारना चाहती थी, मगर सारे अल्फाज बेजुबानी की धुंध में घिरे बेबस खड़े थे। रुबाब ने अपने हवास यकजा करते हुए फिर से सोचने की कोशिश की, अहमर ने अभी क्या कहा है। मगर उसे लग रहा था वो एक खला में मुअल्लक है, ना कदमों तले ज़मीन ना सर पर आसमां, बस एक चिलचिलाती धूप है जो उसके तन मन को झुलसाए जा रही थी। टुकर टुकर अहमर को देखे गई। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू थे कि गालों पर लुढ़कते आ रहे थे। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। बाकी सब कुछ भूलकर बस ये एक जुमला उसके जहन में बार बार गूंजने लगा। रुबाब का दिल चाहा वो इन्हें याद दिलाए। आज से ठीक 4 बरस पहले एक खुशबुओं भरी शाम में मोमी शमे जलाते हुए बेख्याली में एक लड़की तुमसे टकराई थी। रुबाब रुबाब था उस लड़की का नाम, जिसे पाने के लिए तुम दीवानों की तरह फिरते थे। लोग आज भी रश्क करते हैं जैसा रिश्ता रुबाब का जुड़ा यूं आनन फानन जैसे इसका नसीब खुला किसी और बहन का नहीं खुला। तुम उससे भी मोहब्बत करते थे, तुम उससे भी मोहब्बत के दावे करते थे, और तुम्हारी इस एक बात पर ईमान लाकर इसी एक जुमले की उंगली थाम कर उस लड़की ने तुम्हारे साथ 4 बरस इस छत के नीचे गुजारे थे। तुम्हारे दुख में वो अपने सारे सुख भुलाकर शरीक हुई थी। तुम थक जाते तो तुम्हारे पांव दबाती थी, सर में दर्द होता तो उसकी नरम उंगलियों में सारी मोहब्बत समो जाती। तुम तुम्हारे सोना जागना खाने पीने का ख्याल खुद से बढ़कर रखती थी। तुम रात के पिछले पहर भी पुकारते तो सारी थकन भूख कर तुम पर निसार हो जाती। उसने तुम्हें बेसमर नहीं रहने दिया। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नाम तुम्हारी शनाख्त बनकर इस दुनिया में आया, और जो उसकी कोख में सांस ले रहा है सजदे का हुक्म होता तो सजदा भी करती। उसकी सारी मेहनत सारी रियाजत का सिला ये है, एक पल नहीं लगा कि तुमने उसे आसमान से ज़मीन पर लापटखा बेमोल कर दिया। किस गरूर से सर उठाए वो दुनिया की नज़र से नज़र मिला रही थी। अब लगता है दुनिया उस पर हंस रही है। बेवकूफ़ लड़की एतबार किए बैठी थी, अब उसका सारा एतबार कुर्ची कुर्ची होकर उसके सामने पड़ा है, रस्सों में बिखर गया, और वो सोच रही है जीज से सहरा का सफ़र और किरची किरची रास्ते। तुम्हें इस पर ज़रा भी तरस ना आया, उस पर उसकी मोहब्बत पर तरस खाते, एक नज़र अपने मासूम बच्चे को देख लेते, एक बार इस नई रूह के मुतालिक ही सोच लेते जो उसके वजूद में परवरिश पा रही है, जिसने आँख खोलकर अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ रुबाब। हाँ, उसने एक लंबी सांस खींचकर खुद को अपने ज़िंदा होने का यकीन दिलाया। बस यही फ़र्क है, तब तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी के साए नहीं लरसते थे। मेरी मोहब्बत फ़ख्र बनकर तुम्हारी आंखों से झलकती थी। कुछ तो बोलो, वो जैसे उसकी खामोशी से खाइफ होकर बोले। रुबाब को एक बार फिर बेसाहिबानी के एहसास ने घेर लिया। उसका दिल चाहा वो अनपढ़ जाहिल औरतों की तरह अहमर का गिरेबान थाम ले, इन्हें झंझोड़े, चीख चीख कर आसमान सर पर उठा ले, उस औरत को बद्दुआएं और गालियां दे, मगर वो कुछ भी ना कर सकी। आहिस्तगी से हाथ छुड़ाए और अंदर चली गई। उसके उठते गिरते कदमों से सदियों की थकन आ लिपटी थी। रुबाब नीम तारीकी में अपिया की आवाज़ गूंजी। पूरा कमरा अंधेरे की जद में था। फिर टच की आवाज़ के साथ ही कमरा रोशन हो गया। वो बेड के एक कोने में साकित बैठी थी। पूरा दिन गुजर गया था, वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उमर को देखा था। रुबाब उसकी हालत से खौफजदा होकर अपिया ने उसे झंझोड़ डाला। वो जो लम्हा लम्हा किसी खाई में गिरती जा रही थी, एकदम सहारे के लिए अपिया का हाथ थाम कर जकड़ लिया। अहमर बंद लबों ने सरगोशी की और वो मुतवस्सी इधर उधर देखने लगी। वो तो लाउंज में अहमर के पास थी, वो इसे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? उसने दुखते दिमाग पर जोर डाला। अल्फाज कोड़ियाले सांप की तरह उसे डसने लगे। वो लब जो कभी मोहब्बतों के गीत गाते थे किस सफाकी से कोड़े बरसाकर चले गए। वो बेसहारा है, इसे सहारे की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। और मुझे उसने ना जाने किससे सवाल किया था। इतनी बड़ी दुनिया में उसे एक तुम ही मिले सहारा देने के लिए। वो अपिया की गोद में सर रख कर लंबे लंबे सांस लेने लगी, मगर सीने में अटकी सांस को खींचने के लिए उसे बड़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है सिर्फ थोड़ा इंतज़ार। उम्मीद है आपको नावल अच्छा लग रहा होगा, तो आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। मैं किसी किस्म की कोताही नहीं करूँगा, तुम्हारे पूरे हकूक़ तुम्हें मिलेंगे। अभी कुछ दिन वो यहाँ रहेगी, फिर मैं उसे अलहदा घर ले दूँगा। रुबाब ने सर उठाकर बेडरूम पर एक निगाह दौड़ाई। यहाँ? वो यहाँ रहेगी, मेरी नज़रों के सामने चले फिरेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी, तुम्हें देखकर शर्माएगी, तुम उसे छुओगे, देखोगे यहाँ इस घर में।
कोई तेज धार खंजर से उसका दिल लख्त लख्त कर रहा था। वो इज़्तिरारी अंदाज में उठी, अलमारी खोलकर सामान बेड पर ढेर करने लगी। रुबाब अपिया शशदर रह गई। वो उसे लेकर आ रहा है यहाँ इस घर में, और मैं खुद को धोखा देती रही कि ये तो मेरा घर है, मगर जब घर वाला ही मेरा नहीं तो घर का क्या सवाल। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती सामान बांध रही थी। रुबाब, यूँ मैदान छोड़कर मत जाओ। अपिया ने उसे समझाना और रोकना चाहा, मगर रुबाब के अंदर आग सुलग रही थी। जुम्मे को वो उसे यहाँ ला रहा है, कैसे ला सकता है वो उसे यहाँ? अहमर ने क्या कहा है तुमसे? उसने कहा रुबाब सांस लेना बंद कर दो। उसने कहा रुबाब दिल से कहो, धड़कना छोड़ दे। उसने कहा रुबाब मर जाओ। रुबाब मर गई। रुबाब मर गई अपिया। उमर उनके कंधे से लगा वो घर से निकल गई थी, शायद हमेशा के लिए। आखिरी मार्च के दिन थे। फ़िज़ा में खुशबुएं रची बसी महसूस होती थीं। बाहर गर्मी में शिद्दत आ रही थी, अंदर कमरे की तारीक नीम गर्मी के साथ मिलकर गनुदगी सी कैफियत तारी कर देती थी। दोपहरें लंबी और ऊँघते हुई गुजरतीं और रोशनदानों में चिड़ियाँ हलचल मचाती रखतीं। इनकी चहचहाटों में बला की मायने खेजी थी। वो घोंसले बनाती थी कि ये अंडे देने का मौसम था। रुबाब झाड़ू देते देते झुंझलाने लगती। इतने तिनके वो कीना तो उस निगाहों से रोशनदान की तरफ देखती। सोनिया घबराकर उसका हाथ थाम लेती। जाने दें आप ही, आखिर कहीं ना कहीं तो इन्हें अपना घर बनाना है। रुबाब हाथ छुड़ाकर कुछ बुड़बुड़ाती और बाहर निकल जाती। सोनिया सर उठाकर रोशनदान से छिन छिन कर अंदर आती। रोशनी, फूले फूले परों वाली चिड़िया और चिड़े की सरगर्मियाँ दिखने लगती तो ध्यान खुद ब खुद रुबाब की तरफ चला जाता। इसी तरह तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया था रुबाब और अहमर ने। वो घोंसला तिनका तिनका ही बिखर गया। शायद इसीलिए इन्हें फर्श पर तिनके देखकर वहशत होती थी। नर चिड़िया की चोंच से तिनका फिसला, ना कोई आहट ना हलचल, मगर घोंसले का एक किनारा जरूर ही टूटा था। तभी तो तिनके बिखरते चले जा रहे थे। अभी आप ही अंदर आएंगी और ये तिनके देखकर वहशत उनकी आंखों में जागेगी। सोनिया ने करवट बदल ली और बाजू बढ़ाकर तिनके मुट्ठी में भर लिए। घोंसले क्यों बिखर जाते हैं? एक तपती सोच जून जुलाई की दोपहर की तरह उसके अंदर फैलती चली गई। कमरे की खामोशी में चिड़िया के परों की फड़फड़ाहट रिताश डाल रही थी। खुले दरवाजे से एक और आवाज़ अंदर आने लगी। हमना आपी ने कबूतरों का डरबा खोल दिया था। फिर नन्हे आहत की किलकारियाँ। वो बेअख्तियार उठी पाँव में चप्पल उड़सकर दरवाजे में चली आई। खुला सा सहन कबूतरों की फड़फड़ाहट से आबाद हो गया था। सरसब्ज शादाब होंपलें अमरूद की दरख्त पर खिलने लगी थीं। कयारियों में सफ़ेद कलियाँ निकल आई थीं। आहत कबूतरों के पीछे लपकता, चंद कदम जोश में उठाता और गिर जाता। रुबाब ताली बजाती, कम ऑन बॉय स्टैंड अप। और यूं ही उड़ते गिरते वो एक दिन बड़ा हो जाएगा। सोनिया ने अचानक सोचा, एक नया आसमान, एक नई दुनिया उसके सामने होगी। परिंदे उड़ना सीख जाएं तो घोंसले खाली हो जाते हैं। तब ये क्या करेंगी? खुद से सवाल करते करते उसने रुबाब की तरफ देखा, गोया जवाब उसे देना था। वो भी एकदम चुप सी होकर आहत को देख रही थी। आज की इस नाजुक सी डोर पर कब तक चल पाएंगी रुबाब आपी? किस उम्मीद पर वो घर छोड़ा था? वो आवाज़ देगा, पुकार लेगा, मना लेगा, मगर 1.5 साल होने को आया। उसने पलटकर भी नहीं देखा। आपकी मोहब्बत इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई? और मोहब्बत के दावे करने वाले इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं? कैसे मुकर सकते हैं इन कस्मों से, वादों और जज्बों से, इस मुक़द्दस रिश्ते से जो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अल्लाह को गवाह बनाकर बांधा जाता है। रुबाब तो एक तरफ किसी को भी नहीं यकीन था कि रुबाब पर जान देने वाला अहमद यूँ बदल जाएगा कि औलाद की मोहब्बत भी उसकी पैरों की जंजीर न बन सकेगी। और ये नन्हा फरिश्ता सोनी ने आहत को देखा था, जिसने यहीं आँख खोली और यहीं पाँव पाँव चलना सीख रहा है। जानता ही नहीं कि उस पर क्या बीती है। दोनों हाथ अकब में बांधकर वो अपनी इज़्तिराब पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इंतज़ार का जो दिया हर रोज़ जलाकर सरकश हवाओं के सामने रखती हैं रुबाब आभी, इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम सामने ही तो था। हमना ने ना जाने रुबाब से क्या पूछा था। उसने सर नफ़ी में हिलाकर उफक पर छाई लालियों पर नज़रें जमा दी। कैसे पैगाम भेजती हैं जो मुंतज़िर ही नहीं, और ये बेरहम हवाएं, कौन जाने आपका पैगाम वहाँ पहुँचाती भी हैं या यहाँ वहाँ रोल आती हैं। सोनिया ने तासुब से सोचा, फिर आगे बढ़कर दोनों बाजू रुबाब की गर्दन में तान दिए। वो एकदम चौंकी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर ये लाड क्यों? वैसे ही। ये क्या है? रुबाब ने उसकी मुट्ठी को छुआ। सोनिया ने घबराकर मुट्ठी खोली तो तिनके बिखर गए। वो शर्मिंदा सी हो गई। तभी बरामदे में रखे फ़ोन की बेल चीख उठी। हमना ज़रा देखो। रुबाब के लहजे में बेताबी दर आई। हमना CLI पर नंबर देखकर पुकारी। हारून का है। सोनिया ने रुबाब के चेहरे पर बिखरते मायूसी के रंगों को देखा, फिर दादी और अम्मी को बुलाने ऊपर चली गई। 1.5 साल में कुछ भी नहीं बदला। वही मसले, वही परेशानियाँ, वही दादी के वज़ाइफ। अम्मी और हमना खुद को एक दूसरे से बढ़कर कामों में उलझाती थीं। सोनिया और अली शेर कॉलेज में थे। हारून का पिंडी से फ़ोन आता। वो भी तो अब्बू का बेटा था। जिस हौसले और बुर्दबारी से अब्बू हालात का मुकाबला कर रहे थे, वही तहम्मुल और बुर्दबारी हारून के मिजाज में भी थी। अब तो उसने पार्ट टाइम जॉब कर ली थी। रुबाब के लिए अलहदा से खर्चा भिजवाता। तुम फिक्र मत करना, मैं हूँ ना।
اور رباب فکر کیسے نہ کرتی، 2 بچے تھے، علی اسکول جانے لگا تھا، اس کا خرچہ بھی بڑھ گیا تھا۔ کاش اتنا پڑھ لیا ہوتا تھا کہ آج اپنے پیروں پر تو کھڑی ہوتی۔ دن رات کی جنن کڑھن تو اب مقدر ہو گئی تھی۔ ایسے میں ثانیہ نے گویا وقت کی نزاکت سمجھ کر B.Ed میں ایڈمیشن لے لیا۔ اگرچہ ایڈمیشن کے لحاظ سے وہ اوور ایج ہو چکی تھی، مگر شام کی کلاسز میں ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ابو نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ 9 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ ادھر اس کا رزلٹ آیا، ادھر گورنمنٹ ویکینسیز نکل آئیں اور وہ گورنمنٹ ٹیچر بن گئی۔ جس وقت 5 ماہ کے بعد اسے اکٹھی تنخواہ ملی تو جہاں اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، وہیں سینکڑوں بار اپنے بروقت کیے گئے فیصلے کو بھی سراہا تھا۔ شاید پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر خود بخود راستے کھول دیتا ہے اللہ۔ وہ اب مطمئن تھی اور خوش بھی۔ جب افراتفری میں تیار ہو کر وہ بس پکڑنے کو بھاگتی تو ہمنا اسے چپکے چپکے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کرتی۔ کاش رباب ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہوتے۔ ہمنا نے تو میٹرک کے بعد ہی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آج ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یوں اپنا آپ بوجھ نہ لگتا، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کا ہی بوجھ اٹھا لیتی۔ عمر کو ناشتہ کراتے ہوئے رباب کے لہجے میں تعصب سا گھل گیا۔ کل تک لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے، آج وہ خود اپنے اوپر ترس کھا رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے۔ رباب کو دیکھ کر ہمنا نے ایک بار پھر سوچا تھا۔ پورے گھر کی دھلائی کے بعد وہ نل تک آئی، پورا نل کھول کر صابن مل مل کر پاؤں دھونے لگی۔ شام کے نارنجی رنگ اور درد دیوار پر گرنے لگے تھے۔ ننھی چڑیا امرود کے درخت پر بیٹھی چوں چاں کر رہی تھیں۔ سفید جھاگ نالی میں جا رہا تھا۔ باولی ہوئی ہے لڑکی، ساری ٹکیاں ضائع کر دی، وہ سنی انسنی کر گئی۔ ہمنا بڑے پیالے میں مہندی گھولے بیٹھی تھی، اس کے بال اب تیزی سے سفید ہونے لگے تھے۔ ماہا تیزی سے پاؤں صاف کر کے سیاہ چپل میں پھنساتی اندر چلی گئی۔ ماہا کو کیا ہوا ہے؟ ثانیہ ابھی نہا کر نکلی تھی، اب اپنے لمبے بال تولیے سے خشک کرتی ہوئی وہاں آ کھڑی ہوئی جہاں سے دھوپ بلی کی طرح زکن لگا کر دیواروں پر جا چڑھی تھی۔ دورہ پڑا ہے، سبزی بناتے ہوئے امی نے بیزاری سے کہا۔ اس کے نت نئے بدلتے موڈ امی کو یوں ہی بیزار کر دیتے تھے۔ دادی کے ساتھ تو اس کی بنتی ہی نہ تھی، وہ بوڑھی اکھڑ بدتمیزی کی حد تک صاف گو، باقی بہنوں نے یکسر مختلف تھی۔ آج تو صبح ہی سے موڈ خراب تھا۔ ہمنا آپی نے کہا، ماہا آٹا گوندھ دو۔ ماہا بھر بھر ڈونگے پودوں کو پانی دیتی رہی۔ ہمنا نے آٹا گوندھا، پراٹھے بنائے۔ چھٹی کا دن تھا، ثانیہ نے آلو کی ترکاری اور آملیٹ بھی بنا لیا، اسے بھی ناشتے کے لیے پکارا۔ وہ بیٹھی چڑیوں کو رات کی بچی روٹی ڈالتی رہی۔ علی شیر نے آتے جاتے چھیڑا، ماہا آپی کون سا چلہ کاٹ رہی ہیں؟ وہ خاموش بیٹھی پاؤں ہلاتی رہی۔ سب ناشتے سے فارغ ہوئے تو کچن میں جا کر کھٹ پٹ کرنے لگی۔ ساری دوپہر اونگتے یا ڈائجسٹ پڑھتے گزار دی۔ شام کو اٹھی تو پائپ لگا کر سارا صحن، برآمدے اور سیڑھیاں تک دھو ڈالیں۔ امی ہمنا کے بالوں میں مہندی لگانے لگی تھیں۔ رباب تم لگواؤ گی؟ انہوں نے پوچھا۔ شام کے وقت لگواؤں گی تو دھوں گی کب؟ تم صبح لگواتی ہمنا بچی، ایویں ٹھنڈ لگ گئی تو؟ دادی نے پیار سے سزنش کی۔ صبح سے تو اسٹور میں گھسی تھی، سارا صاف کر ڈالا، خواہ مخواہ تھکاتی ہو خود کو۔ امی نے بھی ڈانٹا، مصروفیت اچھی چیز ہے امی، فارغ بیٹھ کر کیا کروں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ رباب اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی جب بھی اس کے لیے آنے والا رشتہ واپس جاتا وہ خود کو یوں ہی ہلکان کرتی رہی، مصروفیت کی آڑ میں خود کو سب سے چھپائے پھرتی، گویا وہی مجرم ہو۔ امی کی خاموشی، ابو کی اس کو دی جانے والی بے وجہ توجہ اور محبت، دادی کی کھا پی کر واپس جانے اور نخوت سے انکار کہلوا دینے والوں کو دی جانے والی سلواتیں، وہ سب سے بھاگتی تھی۔ وہ ماہا کی طرح چیخ چیخ کر یا برتن پٹک پٹک کر اپنا غصہ نہیں نکال سکتی تھی، سو خود کو بے وجہ مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی۔ ماہا کمرے سے نکلی اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ امی نے ایک نظر دیکھا اور خاموش ہو رہیں۔ دادی سے رہا نہ گیا، فوراً ٹوک دیا، کیا کرتی ہو، نماز نہیں پڑھو گی؟ وہ بے نیازی سے سر جھٹک کر ناخن سجاتی رہی۔ دادی کو تاؤ آ گیا، اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ نہ تکلیف کیا ہے تجھے، میں پاگل ہوں جو بک بک کیے جا رہی ہوں؟ دادی جان جانے دیں، ثانیہ نے تولیہ تار پر پھیلا کر آہستگی سے کہا۔ نہ کچھ منہ سے پھوٹے بھی تو، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ دادی کے صبر کا پانی لبریز ہو گیا تھا۔ ماہا اپنے گورے پاؤں پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی، پاؤں ایک دم سج گیا تھا۔ شریف لڑکیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے، سارا دن رسالے پڑھ لیے، انگلیاں دل چاہا تو منی کی لپا پوتی سیکھنے کے لیے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ سسرال میں کون اٹھائے گا تمہارے یہ نخرے؟ سسرال؟ ماہا ایک دم زہر خند لہجے میں ہنسی۔ سویٹ دادی، سسرال جائیں گے تو نا؟ عمر اس کی طرف ہمک رہا تھا، اس کو گود میں اٹھا کر اوپر چڑھ گئی، مگر اس کی زہریلی ہنسی ہمنا کی رگوں پہ میں سرائت کر گئی۔ اسے لگا ماہا اسے سنا کر گئی ہے، مت چھیڑا کریں، پتہ تو ہے اس کا۔ ثانیہ جھنجھلا گئی، دماغ خراب ہے اس کا، ہر روز نئی فرمائش کہاں سے پوری کروں؟ امی حد درجہ بیزار تھیں اور میں نے ہی اس کی گولی مار دی تھی، کیسے چٹاخ پٹاخ جواب دے گئی۔ آنے دو اس کے باپ کو، دادی بڑبڑاتی رہیں۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو، نہ دن کا سکون نہ رات کا چین۔ مجھے کوئی شوق ہے اسے گھر بٹھانے کا، آج کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو بیاہ دوں، پر قسمت ہی خراب ہے۔ ایک بیاہی تھی
किन अरमानों से क्या क्या ना दिया था जहेज में, क्या हुआ उजड़ कर घर आ बैठी। दूसरी के लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिलता। बेटा अलग जिद बांधे बैठा है कि जब तक बहनें अपने घरों की नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मी को अब चुप कराना मुश्किल था। बात कोई भी होती तान उनके रिश्तों पर आकर टूटती। हमना के चेहरे के तासरात एकदम चांद हो गए। रुबाब लब भींचे नलके पर बैठी चिड़िया को देख रही थी। सानिया कापियां उठाए ऊपर आई तो महा दोनों बाजू आंखों पर रखे चारपाई पर लेटी थी। दूसरी चारपाई पर सोनिया बैठी अपने कॉलेज का काम कर रही थी। गाहे बिगाहे नजरें उठाकर महा को देख लेती। तुम्हें अलीशेर बुला रहा है, अब इसको क्या काम है। सोनिया चिढ़ गई। अलीशेर के साथ उसके ताल्लुकात अभी भी कशीदा ही थे। ये तो वही जाने। वो कापियां ढेर करके बैठ गई। नहीं जाती मैं। मत जाओ। सानिया ने कंधे उचकाए। वो कुछ लम्हे बुड़बुड़ाती रही। दादी का लाडला चमचा जैसे अल्फाज कान से टकराते रहे। फिर वो किताब पटक कर नीचे चली गई। इनकार की जरूरत कहाँ थी। अभी दादी की पुकार आने लगती। वो भी सोनिया को तंग करने के लिए दादी से उसकी शिकायतें लगाया करता था। ऐनक निकलाकर नाक की फींग पर टिकाकर कापी खोलते हुए सानिया ने माहा को देखा। फिर नासियाना अंदाज में कहने लगी, मैंने कहा था माहा, अपने लिए किसी रास्ते का तयन कर लो, अभी वक्त हाथ में है। ये छोटे छोटे कोर्सेज वक्त गुजारी का जरिया हो सकते हैं। मेरे साथ ही प्रोफेशनल डिग्री ले ली होती तो। वो ज़रा सा रुकी तो माहा बाजू हटाए बगैर तुड़क कर बोली थी, ये 4-5 हज़ार कमाकर तुम कौन सा तीर मार रही हो। बेमकसद ज़िंदगी यूं ही इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। सानिया उसकी बात का बुरा माने बगैर यूं ही तासुब से सर हिलाते हुए बोली, तुम क्या बावर कराना चाहती हो। महा उठकर बैठ गई। उसका चेहरा सुख हो रहा था। कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये सिर्फ 4-5 हज़ार नहीं है। ये चंद नोट मुझे एहसास कमतरी के इस पोल से बाहर निकालते हैं जिसमें हमना और रुबाब आपी गिरफ्तार है। ये बताते हैं कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। इस काबिल हूँ कि किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय किसी की ज़रूरत पूरी कर सकूँ। मुझे अब अपना आप बुरा नहीं लगता, ना ही फालतू लगता है, ना मुझे अपनी शादी का इंतज़ार है। कुदरत ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम रातों को छुप छुप कर रोते रहें और अपने रब से शादी की दुआ करें। क्यों हाथ पांव तोड़ कर बैठे रहें जबकि हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। शादी को अपनी ज़िंदगी का वाहिद मसला मत बनाओ। किस्मत में होना हुआ तो हो जाएगी। ज़िंदगी और मौत की तरह इस पर भी हमारा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन जो वक्त हमारे अख्तियार में है उससे तो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आधे मसले हल हो जाते हैं। तुम्हारी अपनी भी एक ज़िंदगी है, इसे क्यों ज़ाया करती हो। उसे सुनते सुनते महा ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हें एहसास कमतरी नहीं होता जब तुम्हारी सहेलियाँ गोदों में बच्चों को लिए आती हैं। जिस बात पर अख्तियार ही नहीं उस पर कुड़ना क्यों। यूँ भी मेरे पास अब करने को बहुत कुछ है। अभी तो मैं एमए की तैयारी करने लगी हूँ। उसके बाद शाम की क्लासेस में एमएड में एडमिशन लूँगी। यूँ मेरे तो 5 साला प्रोग्राम में शादी का कोई प्रोग्राम नहीं। वो बेनियाजी से कहते हुए ऐनक ठीक करते कापी खोलने लगी। माहा ने कदरे हैरत से उसे देखा। साफ सुथरे पाँव, शिफाफ जिल्द, लंबे बालों की मुनासिब तराश खराश, सस्ते से मगर स्टाइलिश अंदाज में सिले हुए जोड़े। वो अपना ख्याल रखने लगी थी। कितनी निखरी निखरी, यंग और फ्रेश लग रही थी। नज़र की ऐनक का नफीस सा फ्रेम जिसने उसकी शख्सियत में तिमकलत पैदा कर दी थी। माहा की मुतहिर आंखों में सताई शुभ्र आई। तुमने कितनी जल्दी खुद को सेट कर लिया। सानिया ने सर उठाकर उसे देखा। तुम भी कर सकती हो, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। हाँ। वो ना जाने क्या सोचने लगी। बाय द वे आज मूड किस बात पर ख़राब है। सानिया ने हल्के फुल्के लहजे में पूछा। कुछ नहीं, अरीज का बर्थडे है और दादी ने मना कर दिया। गिफ्ट और सूट है ना। सानिया ने पूछा तो माहा ने इस बात में सर हिला दिया। सानिया उसे टोकना चाहती थी कि दोस्तियाँ अपने जैसे लोगों में अच्छी लगती हैं, मगर जानती थी कि दादी उस पर तफसील से रोशनी डाल चुकी होंगी। अरीज का ताल्लुक खासे अमीर कबीर घराने से था। जब भी उसके यहाँ कोई फंक्शन होता माहा को यूं ही मुसीबत पड़ती। सूट तो मेरा नेवी ब्लू पहन जाओ, कपड़ा भी कीमती है और सिला भी बहुत अच्छा है, तुम पर ये रंग सूट भी करता है। बाकी गिफ्ट तो मेरे पर्स में 500 रुपये होंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने अपने सारे जमा पैसे निकाल कर गोल्ड टॉप्स बनने के लिए दिए हैं। हाय वो आ जाते तो मैं टॉप्स भी पहन कर जाती। एक ही पल में माहा का मूड ठीक हो गया। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। सानिया ने उसे घूरा। थैंक यू सानिया। वो जब अच्छे मूड में होती तभी उसे आप ही कहती थी और सानिया ने सच ही कहा था। वो वाकई इस काबिल थी कि किसी से लेने के बजाय किसी को दे। महारात को कई करीमें सामने रखकर चेहरे को रगड़ा लगाती सोचती रही, सोनिया तुम्हारे इम्तिहान कब हो रहे हैं। सोनिया बेटा, जो गोद में खवातीन डाइजेस्ट का नया शुमारा छुपाए हुए बड़ी मनहमकते हड़बड़ा कर सीधी हुई। जी अबू। अबू ने सवाल दोहराया। वो सब सहन में बैठे थे। बरामदे में टीवी चल रहा था मगर कोई भी इस तरफ मुतवज्जो नहीं था। अम्मी और दादी कोने वाली चारपाई पर सर जोड़े खाला रशीदा का बताया गया नया रिश्ता डिस्कस कर रही थी। सानिया बरामदे में बैठी कोई तकरीर लिख रही थी जो सुबह उसे अपनी स्टूडेंट को देना थी। हमना और रुबाब आपी किचन में लाहौरी बिरयानी बना रही थी। सानिया के साथ वाली कुर्सी टांगे सामने को फैलाए अली शेर टीवी की तरफ मुतवज्जो था। उसकी गोद में बैठा उमर बार बार उसकी थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए मुख्तलिफ सवालात से उसे जिज कर रहा था। अहद आज
बे वक्त ही सो गया था। अली शेर के साथ वाली कुर्सी पर सोनिया दोनों पांव समेट कर किसी उस पर रखे डाइजेस्ट में मगन थी जब अबू ने सवाल किया, अगले महीने। मुझे लगता है तुम्हारी अंग्रेजी कुछ कमज़ोर है। नहीं तो अबू। अली शेर अपनी मुस्कुराहट छुपाए उमर पर झुक गया। उसकी मुस्कुराहट ने सोनिया के अंदर खतरे की घंटी बजाई थी। उसने अब्बू को मुतमईन करने के लिए एड़ी चूटी का जोर लगाया, मगर शामत तो आनी थी। अली बेटा, शाम में बहन को एक आध घंटा पढ़ा दिया करो। मैं तो पढ़ा दूंगा मामू, मगर ये सोनिया नखरे बहुत करती है, अंदर ही अंदर कह के लगाते अली ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा। सोनिया का जी चाहा उसे कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंक दे। अब नहीं करेगी, अब्बू ने रसानिया से कहकर गोया बात ख़त्म कर दी। एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। वो गुस्से में अली शेर को घूरती रही। वो मुस्कुराहट दबाए उमर से यूं ही बातें करता रहा। फिर जब्त ना हुआ तो मुड़कर पूछा, खैरियत? 32 के 32 दांत बाहर थे। सोनिया का जी चाहा उसकी 32 ही तोड़ दे। अब्बू को कैसे पता चला मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है? मुझे क्या मालूम, शायद उन्होंने तुम्हारा टेस्ट देख लिया था। तुम सोनिया ने दांत पीसे। जिस टेस्ट में उसने 20 में से 4 नंबर लिए थे, छुपाकर बैग में रखा था, वो अचानक गायब कहाँ हो गया? सोनिया को अब पता चला। जलील, लंबू, मुंह ही मुंह में जितनी गालियां दे सकती थी दे डाली। ये कड़कना क्या होता है? मासूमियत से दरियाफ्त किया। समातें खासी तेज थीं, या वो ही जज्बात में ऊंचा बोल गई थी। आईना देख लो। मामू से ना पूछ लूँ? मामू नहीं। सोनिया ने घबराकर उसकी आस्तीन खींची। डिस्टर्ब होकर सानिया ने तंबीह की। चलो अच्छी बच्ची, उठकर पानी लेकर आओ। अली ने रोब जमाया। वो मजबूरन उठी थी। अब्बू माहा के बारे में पूछ रहे थे। फिर अली शेर को पुकार कर उसे लेकर आने को कहा। वो उसे घर से बाहर इतनी देर रहने की इजाज़त कभी ना देते, मगर अरीज उसकी बचपन की सहेली थी। फिर उसका घर भी इसी सड़क के आखिर में था। घर क्या, बहुत खूबसूरत बंगला था। पहले तो सफ़ेद पोश थे, मगर जब उसके भाई बाहर गए और बाप ने रिटायरमेंट के बाद यहाँ बिजनेस शुरू किया तो उनकी वज़ाक़ता पहले से खासी बदल गई थी। जी मामू। वो उमर को अपनी जगह बिठाकर खड़ा हो गया। तभी सोनिया पानी लेकर आई। तुम्हारे लिए मंगवाया था, पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सरगोशी करके वो बाहर निकल गया। अरीज के घर तक का रास्ता उसने सोनिया की हालत के मुतल्लिक सोचकर महफूज होते हुए गुजारा था। अरीज के घर में खासी गहमा गहमी थी। लगता था पार्टी लॉन में अरेंज की गई है। वो अंदर नहीं गया था। चौकीदार के हाथ पैगाम भिजवाया। माह 15-20 मिनट के बाद झुंझलाई हुई बाहर निकली थी। अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। मामू ने भेजा है। इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो पार्टी शुरू ही हुई थी। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। मामू से क्या कहूँ, क्या कहना है, चलो। वो कंधे चुकाकर साथ चल दिया। घर पहुंचकर माह को अब्बू की वजह से अपना मूड ठीक करना पड़ा। जो हमना से पूछ रहे थे, ये लाहौरी बिरयानी क्या लाहौर से लेने चली गई हो? अब ले भी आओ। क्या बात है, सो क्यों नहीं रही? सानिया ने झुंझलाकर करवट बदली। जाने वो यहाँ क्या खटपट करती फिर रही थी। तुम सो जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। पार्टी से जल्दी आ जाने का दुख हो रहा है। सानिया की आवाज़ नींद से बोझल थी। सारा दिन दिमाग सोजी के बाद यूं ही थक जाया करती थी। हाँ तो ये कहते ही न जाने के माह के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। सानिया उसका जवाब सुनने से पहले ही नींद की वादी में खो गई थी। माह दोनों हाथ गोद में रखे पलंग से नीचे पाँव लटकाए उसे देखती रही। तुम्हें किसी ने बताया माह तुम कितनी खूबसूरत हो? उसका हिलता हुआ पाँव रुक गया। किसी की निगाहों की तपिश से चेहरा दहक गया। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। अरीज अपनी इस खूबसूरत सहेली को कहाँ छुपा रखा था? या अल्लाह! वो घबराकर उठ खड़ी हुई। सामने आईने में उसका अक्स झिलमिला रहा था। नेवी ब्लू सूट में खुले बालों के साथ, चेहरे पर अलोही जज्बों की चमक। वो एकटक खुद को देखे गई। वो खुद को किसी और की निगाह से देख रही थी और पहचान नहीं पा रही थी। सानिया। उसने सोई सानिया को झंझोर डाला। क्या आफत आ गई? क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? सानिया का दिल चाह के बालों से पकड़कर उसे खूब ही झटके दे, ताकि उसका खिसका हुआ दिमाग वापस आ जाए। सुबह तक तो नहीं थी, अब कोई रात और रात मुआजिज़ा हो गया हो तो पता नहीं। अब मुझे सोने दो चुड़ैल, मुझे सुबह स्कूल जाना है। उसके सारे नरम कोमल एहसासात बारूद का गोला आन पड़ा। कुछ लम्हे उसे घुरती रही और फिर पाँव पटक कर बिस्तर में जा घुसी। बस उसे रोना आ रहा था। सुबह नाश्ते पर सानिया उससे पूछ रही थी, रात तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा था? चुप रहो तुम। वो बदलिहाजी से गोया हुई। क्यों, क्या हुआ? रुबाब ने चौंक कर पूछ रही थी क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो चम्मच पटक कर बाहर निकल गई। ये क्या है? सोनिया अब्बू की हस्बे हदायत किताब ले आई थी। जब अली शेर ने अपने नोट्स उसके सामने लहराए, जिसके हर सफ़े पर एक बड़ा सा कार्टून था। सोनिया ने ज़रा झुककर देखा, फिर बेजारी से कंधे उचकाकर बोली, तुम पेंसिल स्केच अच्छा बना लेते हो, वो भी अपना। जिस दिन तुम्हारा बनाऊंगा उस दिन रोती हुई दादी की गोद में भागोगी। सॉरी, मैं मैट्रिक की स्टूडेंट नहीं हूँ। वो दोनों हाथ जीन्स की जेबों में घुसाए गुस्से से उसे घूरता रहा। अच्छा देखो, वो एक हाथ उठाकर सुधाजू लहजे में बोली, अब लड़ाई नहीं, लो पढ़ाओ। तुम्हें ही शौक था ना मुझे पढ़ाने का? आंखें शरारत से चमक रही थीं। अली शेर ने किताब उसके हाथ से खींची। अली, ये घड़ी तुमने नहीं खरीदी है? वो टेबल पर पड़े घड़ी उठाकर देखने लगी। तुमने मेरे सारे के सारे नोट्स ख़राब कर दिए। वो अभी इन्हीं के गम में मुब्तला था। तो तुमसे किसने कहा था मेरा टेस्ट अब्बू को दिखाओ? ये घड़ी कितने की आई है? ये रखो यहाँ, पकड़ो किताब और खुद ही पढ़ो। उसने अकब से घड़ी झिपटी और किताब उसके हाथ में थमा दी।
मैं बहुत संजीदगी से पढ़ने आई हूँ, वो पलटकर एहतजाजन बोली। लेकिन अब मैं संजीदा नहीं हूँ। भाड़ में जाओ, मैं अब्बू से कहती हूँ, वो घर पर नहीं है। उसने पीछे से हाँक लगाई, फिर खिड़की खोलकर झांकने लगा। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी जो इस वक्त कहके में ढल गई जब सोनिया की चीखों ने दरो दीवार हिला दिए। यस, हाथ पर हाथ मारकर वो अंदर की तरफ लपका। सोनिया दादी की गोद में घुसी थर थर कांप रही थी और दादी दिल पर हाथ रखे उससे भी ज्यादा कांप रही थी। क्या हुआ? उसने दादी, इसने मेरी किताब में प्लास्टिक की छिपकली रखी थी, वो रोहानसी होकर बोली। अरे, तुमसे किसने कहा? सोनिया बेबी गर्ल, झूठे इल्जाम। दादी, इसने नकली छुपाई। नकली नहीं भाई, वो तो असली छिपकली थी। देखो, अब कहीं भी नहीं है। देखो, वो सामने दीवार पर चढ़ गई। असली सोनिया मुकम्मल तौर पर लुढ़क गई। बस भी करो, तुम यूं गोद में आ घुसी हो जैसे छिपकली नहीं मगरमच्छ चिपट गया हो। दादी बमुश्किल अपने दिल को संभाल सकी थी, उल्टा उसे लिताड़ने लगी। आप कभी माँ को तो कुछ नहीं कहते। ये हंगामा अरूज पर था कि माँ रिसीवर रखे वहाँ चली आई। दादी, छोड़ दिया फ़ोन ने तुम्हें? दादी ने लेताड़ा। मैं अरीज के घर चली जाऊँ? वो नज़रअंदाज करके पूछने लगी। लो, अभी परसों तो उसकी सालगिरह से आई थी। परसों ना, मुझे आज जाना है। अपनी अम्मा से पूछो। दादी को उसका ज़िद्दी हर धर्म लहजा हमेशा ही बुरा लगता था। अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता अम्मी, उसने फ़ोन करके बुलवाया है। उसकी फ्रेंड आई हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं। वो कहाँ की मिनिस्टर लगी है जो फ़ोन करके बुलवा रही है, खुद नहीं मिलने आ सकती। सानिया ने गलत वक्त पर एंट्री दी। हैं खैरियत? कहीं तुम तो मिनिस्टर नहीं लग गई? सानिया का मूड खासा खुशगवार हो रहा था जो कम अज़ कम इस वक्त माहा की तबाह नाजुक पर खासा नागवार गुजर रहा था। मैं अम्मी से पूछ रही हूँ। हाँ, तो बेटी तुम ऐसा करो, इन्हें फ़ोन करके यहाँ इनवाइट कर लो। मैं और सानिया मिलकर चाय का इंतज़ाम कर लेते हैं। रुबाब की तो अपनी तबीयत ठीक नहीं। अम्मी ने हल पेश किया। रहने दें, वो तो अपनी सालगिरह की तस्वीरें दिखाना चाहती थी। वो मायूस सी होकर पलटी। अच्छा सुनो, वो पलटी। चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना, अली को साथ ले जाओ। थैंक यू अम्मी, ये भी बस पागल है, सानिया ने हंसते हुए कहा था। आधे घंटे में वो निकसिक सी तैयार जा चुकी थी। माँ सारा दिन फ़ोन से चिमटी रहती है। दादी को सख्त शिकायत थी। माँ हर दूसरे दिन अरीज के घर जाने की जिद करने लगी है, ये अम्मी की शिकायत थी। हर तीसरे दिन अरीज बीबी चली आ रही हैं। मुफ्त की मेहमान नवाजी। रुबाब को चिढ़ थी अरीज से। माँ अब खुश रहने लगी है, ये सानिया का तज्जिया था। खुश तो वो वाकई रहती थी, मगर कोई भी इसकी खुशी का सबब नहीं जानता था। कपड़ों का ध्यान, हेयर स्टाइल का ख्याल, अपने ब्यूटिशियन के कोर्स को अब घर में भी आजमाने लगी थी। ये लड़की तो अपने हाथ पांव मांजते मांजते ख़त्म हो जाएगी। दादी को कलब था और वो इतनी महंगी महंगी क्रीमों पर रुपए ज़ाया कर देती थी। हत्ता कि जब अम्मी ने उसे सख्ती से मना किया कि वो अब अरीज के घर नहीं जाएगी, अब्बू को उसका मोहल्ले में रोज़ रोज़ निकलना पसंद नहीं, तो वो आसानी से मान गई। कहाँ गुम हो? सानिया ऊपर आई तो वो खामोशी से बैठे हुए आसमान पर बादलों को देख रही थी। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। एक जज्ब के आलम में गुनगुना रही थी। उसे सानिया के आने की खबर भी ना हुई थी। तभी सानिया को चौंकना पड़ा। कहीं भी नहीं, बस यहीं हूँ। वो सीधी हो गई। मौसम अच्छा हो रहा है ना? हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर का मौसम ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सानिया ने चॉकलेट के 2 पैकेट उसकी तरफ बढ़ाए थे। तुम ठीक हो? वो उसके हाथ से लेकर रैपर खोलने लगी। और तुम खुश भी हो? हाँ, उसने ईमानदारी से एतराफ़ किया। वजह? ज़रूरी है किसी वजह से खुश रहा जाए और खुशी मेरे हाथ में आए। कभी कभी यूं ही बिला वजह भी तो खुश होने को जी चाहता है। बेजार रहते रहते मैं थक गई हूँ शायद। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी सोचों में कुछ तो फ़र्क आया। सानिया दीवार से नीचे झांकने लगी। सानिया, तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? वेलफेयर खाते खाते वो अचानक मोहब्बत पर उतर आई थी। कुछ खास नहीं, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। वो बाहर खेलते नन्हे बच्चों को हाथ हिलाने में मसरूफ़ थी। मेरा जी चाहता है मैं मोहब्बत करूँ। मेरा तो ख्याल है तुम एमए कर लो, किसी काम भी आए। ये मोहब्बत तो निरी ख्वारी है, हम जैसों के बस का रोग नहीं। वो उसकी तरफ पलटी। क्यों? हम जैसे लोग मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? भाई इसलिए, पता नहीं, मेरा ख्याल है ये सब किताबी बातें हैं। यूं भी इस जज्बे को ज़रा संभाल कर रखो। अभी से लुटा दोगी तो मियाँ को क्या दोगी? मोहब्बत शौहर के साथ हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। कितना साफ और सीधा सा फ़लसफ़ा था उसका। लेकिन मोहब्बत अपने अख्तियार में तो नहीं होती, वो ना जाने किन पेचीदगियों में थी। मेरे ख्याल में तुमने सादिया अजीज़ आफरीदी का नया अफसाना पढ़ लिया है। और बीबी, ना तो मैंने मोहब्बत की और ना मोहब्बत पर PhD। तुम जल्दी से नीचे आओ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हॉकी का मैच शुरू होने वाला है। महा बदमज़ा सी हो गई। आती हूँ और सुनो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले रही हूँ। अब ये नहीं क्या सूझी? अरीज ले रही थी, मैंने सोचा काम आएगा। अरीज ले रही थी, जो काम अरीज करे तुम पर तो वो फ़र्ज हो जाता है, तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं। अब तुमने ठान ली है तो किसी और की थोड़ी सुनोगी। MA कर लेती तो। सानिया कुछ खफा सी थी।
एमए करके मुझे कोई मिनिस्टर थोड़ी लग जाना है, पीछे पड़ जाती हो एक बात के। कोर्स करके क्या कर लोगी? तुम मुझे कोर्स के पैसे दे रही हो या नहीं? हाँ, असल मसला तो ये है जिसके लिए मातरमा परेशान बैठी हैं, सोचेंगे इस पर। अभी तो मैच देखना है। वो हाथ हिलाकर नीचे चली गई। माहा ने फिर आसमान पर नजरें जमा दी। खुद को पॉलिश करो माहा, तुम नहीं जानती तुम क्या हो। हीरे को सिर्फ जौहरी की नज़र परख सकती है। मैं तुम्हें इस मुकाम पर देखना चाहता हूँ जहाँ सब तुम्हें नज़र उठाकर देखें। माहा ने अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। सोनिया के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे। वो अली शेर से सारे इख्लाफात भुलाकर मदद ले रही थी, और ये सच भी था कि वो पढ़ाता बहुत अच्छा था और उसके बताए हुए गैस काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होते थे। बस एक इख्तलाफ था जो वो चाहती भी तो भुला ना पाती। वो अब भी रोज़ाना रात को गरम गरम जलेबियाँ दूध में भिगोकर खाता था। उसके बार बार के एतराज़ पर भी अम्मी कान धरती। भाई ये नानी नवासे का लाड है, तुम्हारी दादी भी खुश हो जाती हैं, कोई ख़ास तौर पर उनके लिए तरद्दुद कर रहा है। तुम्हें अच्छी लगती है तो मंगवा दिया करूँगी। वही हमेशा वाला जवाब, मुझे अच्छी नहीं लगती। वो चिढ़ जाती। अब तो उसने कहना ही छोड़ दिया था। वो जानकर और चिढ़ाता था, कहता दादी प्याला छुपा ले, सोनिया नामी बिल्ली आ रही है। क्यों छुपाऊँ, मेरी सबसे प्यारी पोती है। आजा सोना बेटा, तू भी खा ले, दादी पुकारती। वो सोनिया बिल्ली सुनकर ही बिदक जाती। दादी जान, हमने कभी जलेबियाँ नहीं खाई क्या? वैसे भी मुझे पसंद नहीं। ये तो हम पेंडुओं का शौक है। एक बार ना जाने किस जोंक में सोनिया ने इसे पेंडू कहा था, तब से अब तक वो उसे यूं ही छेड़ता। सोनिया वॉकआउट कर जाती। अकेडमी से आती हो तो फ़ोन से चिमट जाती हो। तुम्हें और कोई काम नहीं है? उठकर आटा गूंद लो। रुबाब ने लेताड़ा। खुद को करो तो बिल का मसला आ जाए तो भी मुसीबत। वो बुड़बुड़ाती किचन में घुस गई। कभी कभी हाथ पांव हिला लेने से कोई हर्ज नहीं होता। इसकी बुड़बुड़ाहट रबाब के कानों तक भी पहुंची थी। वो आटा निकालकर गूंदने लगी जब सानिया हाथों में स्याह लगो जड़ा कड़ा लेकर आ गई। माहा, ये कहाँ से लिया है? माहा का रंग एक पल को बदला, दूसरे पल वो झुंझला गई। आपको कहाँ से मिला? तुम्हारे बैग से। पेन निकालने लगी थी। अरीज ने दिया है, काफ़ी कीमती लगता है। वो कलाई में पहनकर देखने लगी। कुछ खास नहीं, कराची में ऐसी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं, वहीं से लाई थी वो तेज़ी से आटा गूंदने लगी। एक दिन के लिए मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरे सूट के साथ मैच करेगा। माहा का दिल चाहा साफ इनकार कर दे मगर नहीं कर सकी। बादल नौखासा बोली, ले लो। वो तो तुम्हारे लिए डायमंड का नेकलेस भेजना चाहते थे। मैंने कहा मरवाएंगे बेचारी को, ये सिंगापुर से लाए हैं। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। ना तुम्हें होश रहे ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं, टूट के बरसों मुझ पर, इस कदर बरसों मेरी रूह में जलथल कर दो। उसने बेखुद होकर दोनों हाथों में चेहरा ढांप लिया। गंभीर आवाज़ चाहतों की शिद्दतों से जोर लहजा उसे अपने हिसार में लेने लगा। कोई इतना भी चाह सकता है? आहिस्तगी से हाथ हटाकर उसने ना जाने किससे पूछा। खिड़की से झांकती चांदनी मुजस्सम होने लगी। ज़ात का अधूरापन क्या होता है तुम नहीं जानती। दश्त का मुसाफिर हूँ और प्यासा। एक उम्र गुजारी बहुत तशनगी में, मगर प्यास नहीं मिटती। तुम्हें देखा, मुझे लगा मेरा अपना आप मुकम्मल होने लगा है। तुम्हें छू लूँ तो ये तशनगी मिटे, मगर जानता हूँ मुकद्दस चीज़ों का मैला नहीं किया जाता। महा का जी चाहा वो बाहिर चनादनी ओढ़ कर गुनगुनाई। एक बेखुदी के आलम में वो बाहर आई। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसे लगा वो किसी से करीब हो रही है, मगर आखिरी सीढ़ी पर उसके कदम थम गए। वो एक वजूद था, तन्हाई की गोद में सर रखे, अंधेरे की चादर ओढ़े होले होले सिसकता हुआ। चांदनी एकदम से आग में तब्दील हो गई। वो थके थके कदमों से वापस मुड़ी। अरीज आई थी और उसकी ज़ुबान फराटे भर रही थी। मेरे अंकल हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, महा को बहुत पसंद करते हैं। वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। महा को कहाँ देखा उसने? अम्मी को क्या, सबको ही अजीब सा लग रहा था। मेरी बर्थडे पर वो फ़ौरन बोली, सच बताऊं आंटी, इतने हैंडसम है कि क्या बताऊं। वो तो कह रहे थे कि बीबी के अंकल अंकल क्या होता, तुम्हारा चाचा मामा क्या लगता है, क्या उम्र होगी। दादी को तो सिरे से ये बात ही पसंद ना आई कि जवान जहान कंवारी लड़की कैसे पटर पटर रिश्ते की बात कर रही थी। भाई ये सब उनसे पूछ लीजिएगा, मैं तो बस ये बताने आई थी कि हफ्ते को वो आ रहे हैं। वो जल्द ही जान छुड़ाकर चली गई। सब एक दूसरे को देखते रह गए। महा को बुलाओ, अम्मी उलझ सी गई। वो आई तो अम्मी ने गौर से उसे देखा। नाखून खींचते हुए वो इनसे नजरें नहीं मिला रही थी। आज उसने बाल भी नहीं बनाए थे। महा, क्या है ये सब? कौन है ये अफान अहमद? अम्मी के लहजे में बला की सख्ती दर आई थी। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम सब जानती हो। कुछ नहीं जानती, वो चीख कर बोली और फिर ऊपर भाग गई। और इसकी चीख उठने पर ही सबको यकीन हो गया था कि वो सब जानती है। या अल्लाह, अम्मी ढह सी गई थी, बाकी सबको भी सांप सूंघ गया था। हमें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। महा ऐसी नहीं है, हमना ज़ेरे लब बुड़बड़ाई थी। सानिया ने बेबसी से उसे देखा। महा में होने वाली तब्दीलियां महसूस तो होने लगी थी, मगर अभी इदराक ना हुआ था। या अल्लाह, सब झूठ हो, जो मैं सोच रही हूँ वो सब झूठ हो। उसने दिल से दुआ मांगी। वो अफान अहमद
ان की बर्थडे पर मिली थी। दोनों हाथ रगड़ते मध्यम सी आवाज में माहा ने कहा। सानिया को एहसास हो गया कि उसके खदशे बेबुनियाद नहीं है। माहा को यकीन नहीं था कि अफान अहमद इतनी जल्दी उसे प्रपोज कर देंगे। छोटी छोटी मुलाकातें, सताइश भरे जुमले, तोहफे, मोहब्बत भरे जुमले, फिर मोहब्बत का इजहार। उसे तो खबर भी ना हुई कि वो सारी मंजिलें तय कर गई। अच्छी लगती थी अफान अहमद को की तवज्जो, वारफतगी, बेखुद होकर देखना, उनका ठहरा ठहरा लहजा, खूबसूरत और दिलनशी अंदाज, वजीह पर्सनैलिटी, फिर पैसा। लबों पर हाथ रखे सानिया बेयकीनी से सुनती रही। उसे यकीन ना आता था ये माहा थी, उसकी बहन। तुम पागल तो नहीं हो गई थी? इतना कुछ हो गया और तुम? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैं सचमुच पागल हो गई थी। मुझे अच्छा लगता था इन्हें सुनना, देखना, इनके पास बैठना। बस करो माहा। अंधेरा गहरा था। वो माहा के चेहरे के तासरात नहीं देख सकती थी, मगर उसे माहा के लहजे से खौफ आ रहा था। घर में शदीद कशीदगी थी। हर कोई अपनी अपनी जगह मुस्तरब था। अली शेर के पेपर्स शुरू हो गए थे, सो वो घर में होने वाले हंगामे से यकसर बेखबर था। मगर माहा की जुर्रत बढ़ती जा रही थी। सबका समझाना बुझाना, डांट डिपट, लान तान, कुछ भी काम न कर रहा था। अम्मी का ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहने लगा था। इज्जत दांव पर लगी थी। हफ्ते का खौफ सबके आसाब पर छा रहा था। फिर ये कैसे होता कि अब्बू को खबर ना होती? दादी ने बताया और इन सब का जी चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आयशा, तुम अपनी बेटी पर निगाह भी ना रख सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद उन्होंने शिकवा किना निगाहों से अम्मी को देखा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर रो पड़ी। मुझे क्या मालूम था वो मेरे एतबार की इतनी बड़ी सजा देगी। उसे आने दो, फिर देखते हैं। वह सोच विचार के बाद अब्बू ने कहा। माहा उसी का समझकर हवाओं में उड़ने लगी। ऐसा क्या जादू है उसमें कि वो सब कुछ नज़रअंदाज करके हवाओं में उड़ती फिर रही है? सानिया अक्सर ही सोचती थी। अफान अहमद अपनी लंबी स्याह गाड़ी में आए थे। उनकी शख्सियत में वाकई कुछ ऐसा था कि वो सब मरूब हो गए। वजीह पर्सनैलिटी, नपातुला ठहराव लिए हुए, लहजा जिसमें उनका तजर्बा बोलता था, बात करने के फ़न से आगाह, उनकी शख्सियत में छा जाने की सलाहियत थी। उसका एतराफ़ सबने किया था, मगर वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। उम्र में अब्बू से 4-5 साल ही छोटे होंगे, लेकिन वो माहा को अलग घर में रखने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी उसके नाम करने को तैयार थे। अब्बू ने बहुत मुनासिब अल्फाज में उनसे माज़रत की थी। अफान अहमद का रोशन चेहरा तारीक हो गया था। वो तो पूरे यकीन से आए थे, माहा को सभी कुछ देने को तैयार थे, मगर अब्बू ने कह दिया कि इन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं, मगर उनकी बेटी को तो था। उसे अफान अहमद से मोहब्बत थी या नहीं, मगर वो उसे एक रोशन मुस्तकबिल ज़रूर दे रहे थे। ऐसा जगमगाता हुआ मुस्तकबिल कि उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थीं। तभी तो वो जख्म खाई नागिन की तरह फुंकार रही थी। मुझे सिर्फ अफान अहमद से शादी करना है। आप इनकार करें या इकरार, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी भी शर्म है तुझ में तो कहीं जा डूब मर। अम्मी की मार उसके इरादे को और पुख्ता कर देती। मरूंगी नहीं, मेरी ज़िंदगी इतनी अराज़ा नहीं है कि यूँ ज़ाया कर दूँ। उसका लहजा अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। रुबाब समझाने लगती, मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो? दूसरी औरत के आने से क्या क्या अजाब नहीं टूटे मुझ पर, मेरे बच्चों पर। तुम वही अजाब किसी और पर ढाने जा रही हो। अफान के पास इतना है कि वो दूसरी शादी अफोर्ड कर सकें। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार थी। पागल, एक बटा हुआ शख्स तुझे सुकून और खुशी नहीं दे सकता। रुबाब तब भी लहजा धीमा ही रखती। बटा हुआ शख्स माहा की हंसी तलखी ली उसके तन बदन में आग लगाती। जो हमारे घर के हालात हैं, इसमें किसी ऐसे भी शख्स की रफ़ाकत नसीब नहीं होगी। हम नापी को देखने क्या हर रिश्ता अफान अहमद की उम्र का नहीं आ रहा? मैं आईने के सामने खड़ी होकर चांदी के बाल नहीं गिन सकती, ना रातों को छुप छुप कर अपनी कम नसीबी के रोने रो सकती हूँ। ये सब कहते हुए वो हमना का सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा नहीं देखती थी। अली शेर इम्तिहानों के बाद गांव जा चुका था। दादी इस बात पर शुक्र करती थी, उसे इन हालात की भिनक नहीं पड़ी थी। हमना को देखने कुछ लोग आ रहे थे घर में, वही मखसूस अफरा तफरी थी। सफाइयाँ, चाय के लवाजमात, खाने की तैयारी। रुबाब को आहत तंग कर रहा था। सानिया की दौड़ें लगी थीं। पहले ऐसा होता था, माहा हमना को लेकर कमरे में घुस जाती। फेशियल ब्लीच, हल्का फुल्का मेकअप। अब वो डाइजेस्ट हाथ में लिए दादी के तख्त पर पाँव झुलाने में मसरूफ़ थी। गाहे बिगाहे नजर उठाकर उस अफरा तफरी पर डालती तो एक सहजाहियत सी मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर लेती। रुबाब ने मचलते हुए आहत को लेकर बहलाने की कोशिश भी ना की थी। दादी ने 1-2 बार कहा भी था, मगर वो नज़रअंदाज कर गई। दादी खुद गुस्से में उठकर उसको बहलाने लगी। फिर वो कहानी और मिठाई के लालच में बमुश्किल माना था। दादी उसे लेकर कमरे में चली गई। हमना तकियों के खिलाफ चढ़ा रही थी। हमना बेटी, तुम वैसे ही बैठी हो, उठो, शाबाश, कपड़े बदल लो। दादी ने कहा तो वो इस बात में सर हिलाते हुए काम ख़त्म करके बाहर निकल गई। माहा वहीं बैठी थी। इतने दिनों से सब उसे नज़रअंदाज ही कर रहे थे। ना जाने क्या सोचकर वो उसके पास चली आई। माहा, आज हमना का हल्का सा मेकअप नहीं करोगी? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और इससे पहले क्या फ़र्क पड़ा है? माहा ने डाइजेस्ट से नजरें उठाकर हमना को देखा। हमना का चेहरा तारीक सा हो गया। वो तेज़ी से पलटकर बाथरूम में घुस गई। ये लड़की, सानिया ने किचन में दांत पीसे, इस वक्त इसे मत छोड़ो। इसके अंदर लिहाज मुरव्वत सब खत्म हो चुका है। रुबाब ने इसे कुछ भी कहने से रोक दिया। ये ज़रूर कोई तमाशा करेगी। वो जितने तमाशे कर चुकी है वो काफ़ी हैं। अम्मी का लहजा तेज़ हो गया।
जो अब्बू के सामने खड़ी हो सकती है, इससे कुछ भी वईद नहीं। अम्मी तेजी से बाहर निकली। तुम उठो यहाँ से, ऊपर दफा हो जाओ, और जब तक मेहमान ना जाए नीचे आने की जरूरत नहीं। माँ रिसाला पटक कर खड़ी हो गई। मुझे भी नशर मुकर्रर देखने का ज्यादा शौक नहीं, वो तेजी से कहकर ऊपर चढ़ गई। मेहमान आए थे, बैठे, खाया पिया, और उनके हर हर अंदाज से ये जाहिर होता था कि यही करने आए हैं। लड़के की माँ ने पूछा, भाई जहेज में टीवी फ्रिज तो दे रहे हैं ना? ये तो आजकल हर कोई दे रहा है। वैसे आजकल तो लड़के को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। हमारी बला से ट्रैक्टर दें, पर बीबी हमने एक ही नहीं ब्याहनी, 3 और भी हैं। एक ही जुमले से वो दादी के दिल से उतर गए थे, और वो तो साफ ही कहती थी, लालची लोगों के यहाँ बेटी नहीं देनी, भले गरीब हों शरीफ हों। खातून का मुंह उतर गया। अम्मी से कहने लगी, सास तो बहुत नकचड़ी हैं, बस अब आगे क्या बात होनी थी। दादी ने खाना भी नहीं सर्व करने दिया। इनके जाने के बाद रिश्ते करने वाली को बुलाकर खूब लत्ते लिए। खबरदार अगर तुम आइंदा ऐसे लोगों को लेकर आई, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। बीबी अब किसके मुंह पर तो नहीं लिखा होता, वो खुशियानी सी होकर बोली। शराफत मुंह से बोलती है, दिखने वाली आंख चाहिए। बस अब तुम कोई रिश्ता मत लाना, हमने नहीं करनी। ये फिक्रा हर रिश्ते के खत्म होने पर बोला करती थी। माँ ने ऊपर से झांक कर देखा, रिश्ते करवाने वाली चली गई थी। घर में मखसूस सी खामोशी जिसमें मायूसी घुली मिली थी छा गई। वो नीचे आ गई। खत्म हो गया ड्रामा। सबने उसकी बात सुनी मगर जवाब नहीं दिया। वो टेबल पर बैठकर पेस्ट्री खाने लगी। इतनी मायूसी? अरे भाई कोई नई बात तो नहीं हुई, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। हाँ, बात तय हो जाती तो अजीब था। उसने एक नज़र सब पर डाली और बाकी मांदा। पेस्ट्री खत्म की। मैं तो हैरान हूँ, हर बार आप इतने पुरुमीद कैसे हो जाते हैं। हमना बर्तन समेट रही थी। सानिया ने उसका जब्त से सुखोता चेहरा देखा। अब तुमने मजीद बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेरा मुंह तोड़ने से अगर हमना आपी का रिश्ता तय हो जाता है तो जरूर तोड़ दें। महा का इत्मीनान हुनूस बरकरार था। हमना का हाथ लरस कर प्लेट छूटी और उसने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। महा ने किरची किरची प्लेट को देखा। महा को खबर नहीं थी कि उसकी जुबान इन सबको इस प्लेट से ज्यादा किरची किरची कर रही थी। वो वाकई बेहिस हो गई थी। तो तुम मर जाओ, दफा हो जाओ कहीं, जान छोड़ दो हमारी। अम्मी के 2 हथड़ उसकी पुश्त पर पड़े थे। मरना नहीं है मुझे, अफान अहमद से ब्याह देते तो जान छूट जाती आपकी, मगर आपने ब्याहना नहीं है हमें। मेरी तो समझ में नहीं आता इतनी बेटियों का क्या करेंगी क्या। और मैं हमना नहीं हूँ जो रोज यूं तमाशा बनकर बैठ जाऊँ। और वैसे भी वो दिन दूर नहीं जब इस घर में शादीशुदा और रंडवों के रिश्ते आएंगे और आप खुद मजबूर होंगी हाँ करने के लिए। इसीलिए मैंने अफान अहमद से कहा है कि वो थोड़ा सा इंतजार करें। सफाक बेदर्द लहजा, वो 10 साल भी इंतजार करे तब भी मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में ना दूं। हमारी इज्जतों की दुश्मन तू ही पैदा क्यों हुई? तब तक का इंतजार कौन करेगा? आप शादी नहीं करेंगे तो मैं भाग जाऊंगी, मगर शादी अफान अहमद से ही करूंगी जो जहां था वहीं थम गया। इतनी बड़ी बात कितने सुकून से कह गई थी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्बू की आवाज ने इन सबको हिला दिया। किसी को खबर नहीं कि उन्होंने कुछ सुना और देखा था। एक पल को महा भी मुतहिश हो गई थी। अफान अहमद से कहो निकाह का इंतजाम करे। अब्बू, रुबाब के मुंह से चीख निकल गई। जल्द अज जल्द, और उसके बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर गए। अब तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। महा के साकी तवज्जुद में जुम्बिश हुई और वो भागती हुई ऊपर चली गई। ऐसा मत करो, वो नादान है, समझ जाएगी। दादी सिसक उठी थी। बाकी सब इस अचानक फैसले से अब तक शॉक थे। हत्ता कि अम्मी भी अपनी जगह हिल तक ना सकी थी। अबू दादी के तख्त पर यूं गिरे गोया कोई दरख्त अंदर से खोखला होकर गिरता है। मैं इस बात का इंतजार करूं अम्मा कि वो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दे। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि उसका गला घोंटकर इसी आंगन में दफन कर दूं। वो अंगारे दामन में भरना चाहती है तो ठीक है, जलना ही उसका मुकद्दर है। हम समझ लेंगे। हमारी 4 ही बेटियां थीं। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अब्बू को रोते देखा था। शाम उसे हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे लगता शाम और साग में कोई गहरा ताल्लुक है। आसमान पर पिछले जर्द नारंगी रंग हमेशा से उसके जानने बुझे थे। इन रंगों को अपनी हथेलियों में भरने की ख्वाहिश हुमा वक्त उसके अंदर बड़ी शिद्दत से उभरती थी। लेकिन अब यही शाम कितनी बुझी बुझी और बेरंग थी, और ये ज़िंदगी इतनी थकी हुई और बेजार। वो कब से एक ही जाविये पर बैठी, कभी डाइजेस्ट खोलती तो कभी बंद करती। किसी कहानी ने उसकी तवज्जो नहीं खींची थी। डाइजेस्ट बंद करके उसने दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेट लिए और सर उठाकर आसमान पर सिमटे रंग देखने लगी। गर्मियों का मौसम रुखसत होने को था। हल्की सी हवा वेफर के रैपर इधर उधर उड़ाने लगी। उमर अभी अभी नीचे गया था। ये हमारे साथ क्या कर गई हो माहा? उसने वहशत ज़्यादा होकर सोचा। हर कोई कितना खामोश और वहशत ज़्यादा सा था। एक जाम तो चुप थी जो सबके लबों पर जम गई थी। इतनी गहरी खामोशी, इतनी खामोशी तो मौत वाले घर भी नहीं होती। कम अज़ कम बैन करने आहो फरियाद की आवाज़ें तो आती हैं। यहाँ तो हर कोई एक दूसरे से मुँह छुपाता फिर रहा है, नज़रें चुराता था, बात करने से यूँ खौफज़दा जैसे किसी जुर्म का मुर्तकिब हो रहा हो। फूल चुनने की ख्वाहिश में सारे कांटे हमारे लिए क्यों छोड़ गई? सोच दर सोच का सिलसिला था। क्या बचा हमारे लिए? बदइत्मादी, बेएतबारी, खौफ, वहशत। तुमने एक बार भी ना सोचा तुम हमारे साथ क्या कर रही हो? अब्बू का मान, अम्मी का इत्माद सब कदमों तले रौंद डाला। जाओ माहा जाओ, आसमान छू लो, तुम क्या जानो जमीन पर रहने वाले पर क्या बीती। तभी सीढ़ियों की तरफ से कदमों की चाप उभरी। टैंक प्लीज, ठंडे मशरूब का ग्लास जिसमें
आइस क्यूब्स तैर रहे थे, उसके सामने था। सोनिया ने खामोशी से गिलास थाम लिया। अली शेर अपना गिलास लिए सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। सोनिया मुंतजिर थी कि शायद वो कुछ बोले, मगर वो खामोशी से घूंट घूंट मशरूब पीता, आसमान पर उड़ते परिंदे देखता रहा। फिर गिलास खाली करके एक तरफ रख दिया, दोनों हाथों का तकिया बनाकर यूं ही अकब में लेट गया। सोनिया खामोशी से गिलास में झांकती रही। उसने अभी तक एक घूंट भी न लिया था। वो खुद में अली शेर से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत ना पा रही थी। अली ने नज़रों का जाविया बदलकर सोनिया को देखा। वो कितनी शर्मिंदा शर्मिंदा सी नजर आ रही थी, एक ऐसी बात में जिसमें उसका कोई दोष ही ना था। कितना खुश खुश वापस आया था, बीए में शानदार कामयाबी, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन। इनके ख़ानदान में से अब तक कोई यूनिवर्सिटी गया था, मगर यहाँ वो एक झटके से उठ बैठा। ये सुनिया 12 पर ही रहेंगी? वो चौंकी। ये छोटी छोटी बातों पर मुंह क्यों फुलाकर बैठ जाती हो? बिल्कुल सड़ा हुआ बैंगन लगती हो। छोटी बात? ये छोटी बात है अली? वो पहली बार उससे उलझी न थी। संजीदा संजीदा सी सोनिया अली को एकदम बड़ी बड़ी सी लगी। वो एकदम नज़रें चुरा गया। जो गुजर गया उसके लिए क्या रोना? जो गुजर गया है अली, ये हमें अंदर तक तोड़ गया है। मैं किसी से नज़रें नहीं मिला सकती, ना अब्बू से ना अम्मी से, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बाहर निकलती हूँ तो अपना आप मुजरिम सा लगता है। ऐसा लगता है ये सब माहा ने नहीं, मैंने किया है। अली, माहा ने क्यों किया ऐसा? वो ऐसी तो ना थी, फिर इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई? और क्या वो खुश रह सकेगी? अम्मी अबू को नाखुश करके इस बूढ़े के साथ वो एकदम रो दी थी। अली शेर की समझ में ना आया वो सोनिया को कैसे खामोश करवाए। उसका हाथ इसरारी अंदाज में उसके कंधे तक जाकर रुक गया। फिर उसने हाथ वापस खींच लिया। उसे लगा सोनिया को खुलकर रोना चाहिए। बहुत देर रोने के बाद वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कुछ नहीं सोच रहा। अली के लहजे में सख्ती सी दर आई थी। और बात सुनो तुम मेरी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि सोनिया ने सर उठाकर उसे देखा। मेरे लिए तुम लोग अब भी वैसे ही हो। माँ ने जो कुछ किया अपनी जिम्मेदारी पर किया। वो हमेशा इतनी ही खुदगर्ज थी, लेकिन तुम्हें इसकी किसी भी हरकत पर शर्मिंदा होने की या मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं। लोग बातें करते हैं, करने दो। कब तक करेंगे? तुम्हें अपने बारे में सोचना है और अपने फ्यूचर के बारे में। आइंदा मुझे तुम्हारी ये सड़े बैंगन जैसी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए। फ़ौरन उठो, हाथ मुंह धोकर किताबें लेकर ऊपर आओ। वो सर उठाए संजीदगी से बात सुन रही थी। आखिरी बात पर झुंझला गई। अली तुम बस। उसने हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। तुम हमेशा से इतनी ही निकम्मी हो, पढ़ाई से जान छुड़वाने वाली। उठ जाओ, तुम हमेशा से मेरे दुश्मन हो। वो पाँव पटकती सीढ़ियों तक गई, फिर रुककर पलटी। अली, वो जो मुड़कर दीवार की दूसरी तरफ देखने लगा था, पलटा। थैंक्स। वो बस मुस्कुरा दिया। तुम जानती ही सोनिया तुम मेरे लिए क्या हो। माँ ने कहा था तुम किसी काबिल हो जाओ अली शेर, तो मैं भाई साहब से कहूँगी कि तुम्हें अपना बेटा बना ले। तब पहली बार उसने सोनिया को मुख्तलिफ अंदाज में सोचा था, तो लगा जैसे तंग करने को वो नित नए तरीके सोचा करता था। ना जाने कब अपनी मोहब्बत का बीज उसके दिल में बो गई थी। वो अपने जज्बों पर भी खुश था और हैरान भी। वो ब्लैक पैंट और लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस बाइक की चाबी घुमाता बाहर आया। अब्बा की फसल अच्छी हुई थी, कुछ उसकी कामयाबियाँ, और खुश होकर उसे बाइक ले दी थी तो सेकंड हैंड, लेकिन थी अच्छी हालत में। वो पहले भी मामू की बाइक पे सोनिया को कॉलेज ड्रॉप कर देता था। अब उसका यही ख्याल था कि यूनिवर्सिटी जाते हुए वो सोनिया को कॉलेज छोड़ दिया करेगा। मगर बरामदे में बैठो सोनिया को देखकर ठटक गया। घरेलू कपड़ों में थी और डबल रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए चिड़ियों को देख रही थी। तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? सोनिया ने नफ़ी में सर हिलाया और हाथ में पकड़ा टुकड़ा थोड़ा थोड़ा करके चिड़ियों को डालने लगी। फिर वही बात, अली झुंझला गया। कब तक शोक मनाती रहोगी? वो खामोश रही। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि किसी और के किए की सज़ा सोनिया क्यों भुगते। सानिया किचन में बोल रही थी और उसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। हैरत ज़दा सा अली पंजों के बल उसके पास जा बैठा। ये क्या है? अम्मी का ख्याल है मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, सोनिया ने स्पाट लहजे में बताया। मगर ये गलत है, अली शेर ने कहना चाहा। अंदर यही जुमला सानिया कह रही थी। ये गलत है। अम्मी सोनिया पर पाबंदियाँ क्यों? क्यों उसे भी शितर बेमुहार कर की तरह छोड़ दूं, ताकि कल को वो भी किसी बुढ़े को लाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दे कि मुझे इसी से शादी करनी है। फिर सोनिया ही क्यों, मैं क्यों नहीं? मैं भी जॉब छोड़कर घर बैठ जाऊं। और वो बीबी माहा तो ना कॉलेज जाती थी ना स्कूल, घर में बैठी थी, फिर भी आपकी आंखों में धूल झोंक गई। जिन्हें कुछ करना होता है वो बाहर निकलने का इंतज़ार नहीं करते। जहन्नुम में जाओ तुम सारी की सारी, जोंकों की तरह मेरी जान को चिपट गई हैं। कोई बर्तन टूटा था और अम्मी चीखने लगी थी। तुम्हारे माँ बाप तो इस काबिल नहीं रहे, तुम ढूंढो अपने लिए बर। इसलिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए बड़ा किया था। सानिया दुपट्टा ओढ़ती सुर्ख चेहरे के साथ किचन से निकली, उनके करीब से निकलकर बाहर चली गई थी। अंदर आयशा ऊंची आवाज़ में रो रही थी। अली ने रुख मोड़कर सोनिया को देखा, जिसने आंसू रोकने की कोशिश में लब भींचकर सुर्ख कर लिए थे। वो खड़ा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था सोनिया को तसल्ली दे भी तो किन अल्फाज में। मैं मामू से प्लीज़। सोनिया खड़ी हो गई। मैं अम्मी को कोई और दुख नहीं दे सकती। वो उसके पास से निकलकर अंदर दादी के पास चली गई। दादी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। तू फिक्र ना कर बच्ची, तेरी माँ अभी गुस्से में है, दुखी है। माँ ने हम सबको ही दुख दिया है। अभी कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। सोनिया ने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से दादी के पास लेट गई।
कुछ दिन के बाद अब्बू ने पूछा था कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रही। जवाब में वो खामोश रही तो उन्होंने अली शेर से कहा कि वो सोनिया को कॉलेज छोड़ आया करे और वापसी पर भी ले आया करे। अम्मी ने कुछ नहीं कहा था, मगर इन्हें अफसोस ज़रूर हुआ था। उनके फैसले को कितनी आसानी से रद्द कर दिया गया था। रुबाब, हारून का नंबर तो मिलाओ। जब से माहा की शादी की इत्तला उसे दी गई थी, उसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। वो इन्हें दिन रात याद आता। इस वक्त ऑफिस में होगा, वहीं मिला दो। उन्होंने कहा तो वो फ़ोन उनके करीब ले आई। बहुत देर तक बैल जाने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया था और हारून का पूछने के बाद जो इत्तला मिली थी उसने रुबाब को हवास बाख्ता कर दिया। मैं हारून मुस्तफ़ा की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ ना जाने क्या क्या आ गया था। उसने मरे मरे कदमों से रिसीवर रख दिया। क्या हुआ अम्मी? वो बहुत देर सोचती रही कि क्या कहे, फिर जुमला पूरा किया। आज हारून की मंगनी है, सब वहीं गए हैं। नींद गोया झोंका सा होकर रह गई थी। कभी कभी एक पल के लिए गफलत सी होती और सारी रात जहन की थाली में सोच के सिक्के ठन ठन बजते। इन ठनठनाती सोचों का सिलसिला दिन की रोशनी में भी न ख़त्म होता। दादी तो तस्बीह के दाने गिराते गिराते आहें भरती रहती। वो क्या करती? मुंह सर लपेटे किसी बुत की तरह साकित पड़ी रहती। कोई बात करता तो काट खाने को दौड़ती। इस दिन ना जाने दिल इतना बेचैन सा क्यों था। वो उठकर बाजार चल दी। सर्दियाँ आने वाले थीं और दादी के लिए गर्म कपड़े लेने थे। अम्मी, मैं साथ चलूं? हमना ने कहा था और शायद इनकी तबीयत के पेश नज़र कहा था। कोई ज़रूरत नहीं, वो इसी पर उलट पड़ी। कैसा वक्त आया था कि अपनी ही औलाद बुरी लग रही थी। वो हारून के रवैये से हर्ट हुई हैं। इनके जाने के बाद सानिया ने कहा, हाँ तो वो कब तक यूँ कमारा बैठा रहता। दादी को भी तो अपना उबाल निकालना था। हमने नहीं कहा था कि हमारे लिए बैठे। उसे ही कुर्बानी की अजीम मिसाल बनने का शौक़ चढ़ा था। हम में से किसने कहा था कि वो अभी शादी ना करे? शादी करता बीवी को साथ ले जाता, हम क्या उसे रोक देते? अम्मी अब्बू कब से उसके पीछे पड़े थे। तब इसार के जज्बे उमड़ रहे थे मौसूफ के दिल में। अभी नहीं करूँगा, बहनों के बात करूँगा। अब अगर करना थी तो अम्मी अब्बू से बात करता, वो इनकार करते कभी नहीं। लेकिन वो भी तो थर्डा निकला माहा की तरह। गुस्से से सानिया का चेहरा सुर्ख हो गया। मंगनी कर ली है, अब शादी भी कर ले। बस भी करो सानिया, बात को बढ़ाओ नहीं। रुबाब ने उमर को बहलाते हुए उकताहट से कहा। और तुम भी रुबाब आपी, अगर आना ही था तो कम अज़ कम बच्चों को तो उसके पास छोड़ आती। मौसूफ को पता चलता बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही तो नहीं हैं, उसके भी हैं। उसके सर भी तो कुछ जिम्मेदारी छोड़ी होती। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मेरे बच्चे बोझ बन गए हैं। पता नहीं वो सब किसका गुस्सा किस पर निकाल रहे थे। लड़ो मरो सब यूं ही एक दूसरे के साथ, और मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ। हमना ने बेहद उकताहट से सोचा था। आयशा बेगम ने ये सब कुछ दरवाजे में खड़े होकर सुना और खामोशी से बाजार चली गई। ठीक ही तो कहती है सानिया, हारून भी माहा की तरह थर्डा निकला। जब जिम्मेदारियों से हालात से घबरा गया तो हाथ छुड़ाने लगा। दादी के लिए गर्म सूट खरीदते हुए उन्होंने सोचा, मैं कहाँ मना करती थी। मैं तो कहती थी मुनासिब उम्र है, शादी कर लो। 500 के बजाय 1000 का नोट थमाकर बाहर निकल आई। दुकानदार ईमानदार था, पीछे भागा। मैं तो बहुत अरमानों से तुम्हारी दुल्हन लाती, बाकी पैसे मुट्ठी में दबाकर छोटी छोटी चीज़ें खरीदने लगी। बाज़ चीज़ों के मुतालिक इन्हें खबर भी ना थी कि वो ख़रीद चुकी हैं, और क्यों, ज़रूरत तो ना थी। 500 का नोट यूं ही ज़ाया कर दिया। भले तुम्हारी पसंद की होती, हमें शामिल तो करते, मैं अपने हाथ से अंगूठी पहनाती। सड़क के किनारे नन्हे बच्चों की तरह सोचे उनके जहन में आंख मचोली खेल रही थी, और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। इनकी नज़रों के सामने बहुत सी गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल, टैक्सियाँ सड़क से गुजरती जा रही थी और खाली और जहनी के साथ ये सब देख रही थी। फिर इनका दिल धक से रह गया। अंदर कहीं डूबा तो उभरने का नाम नहीं लिया। किसी गुजरते लम्हे किसी तेज़ी के साथ गुजरने वाली गाड़ी में कोई और नहीं, माहा था। माहा थी। माहा ने इन्हें नहीं देखा था, मगर उन्होंने पूरी तरह देखा था। स्टीयरिंग पर मजबूती से हाथ जमाए, बालों की कटिंग और सनग्लासेस के बावजूद उनका दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि वो माहा थी। उनकी टांगें लर्जीं, जिस्म बेचान हो गया, और वहीं तकरीबन गिरते हुए उन्होंने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। शॉपिंग बैग्स बिखर गए और दिल धड़क धड़क माहा माहा पुकार रहा था। आप ठीक तो हैं? ना जाने किसने पूछा था। उन्होंने बहुत दूर ट्रैफिक के हजूम पर नज़र दौड़ाई और मुश्किल से अस्पात में सर हिलाया। माहा एक सिसकी सी बंद लम्हों तक आकर टूट गई थी। हमें दुख देने वाली अल्लाह तेरा भला करे, हमें बर्बाद करने वाली अल्लाह तुझे आबाद रखे, हमें बदनामी के अंधेरों में धकेलने वाली अल्लाह तुझे सुखी रखे। आंसू एक तवातर से उनके गाल पर फिसल रहे थे। दिल दुहाइयाँ दे रहा था। कप कपाते हाथ चीज़ें चुन चुन कर लिफाफे में डाल रहे थे। तभी किसी ने इन्हें झंझोर डाला। आयशा, आयशा। वो खाली खाली नज़रों से देखने लगी। आयशा, होश करो, ये मैं हूँ, कुदसिया। क्या हुआ तुम्हें? मैं सड़क पार से तुम्हें देखकर आई हूँ। तभी वो गोया हवासों में आई। हाँ, ये सफ़ेद चिकन का दुपट्टा ओढ़े सेहतमंद सी औरत जो उन पर झुकी थी, कुदसिया थी, उनकी दूर परे की कज़न। बरसों हो गए थे मिले हुए, एक शहर में रहते हुए भी मिलना मिलाना नहीं होता था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैं ठीक हूँ। उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन टांगें वजूद का बोझ उठाने से कासिर थीं। तभी एक सफ़ेद गाड़ी ऐन उनके सामने आ रुकी। खैरियत अम्मी?
भारी संजीदा आवाज़ उनके सर पर गूंजी। बेटा, तुम्हारी खाला की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें घर छोड़ना है। आई खाला किसी के मजबूत बाजुओं ने सहारा देकर खड़ा किया था। इन्हें हारून याद आया था। गाड़ी में वो खामोशी रही थी। उनकी हालत के पेशे नज़र कुदसिया भी खामोश थी। घर आने तक आयशा खुद को संभाल चुकी थी। बसते इसरार इन्हें अंदर ले गई। अली शेर घर में था। वो उनके बेटे जवाद को बैठक में ले गया। हमना चाय के साथ कबाब और आलू की कतिया तल लाई थी। रुबाब के मुतालिक उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की थी। सारे ख़ानदान को पता था। माहा के मुतालिक बस यही बताया था कि इसकी शादी कर दी, और आजकल बड़े से पहले छोटी की शादी पर हो जाना इतना आम हो चुका था कि अगर इन्हें कुछ मालूम था भी तो उन्होंने तबसरा नहीं किया। इन सबको कुदसी आंटी अच्छी लगी। पढ़ी लिखी महज़ब गुफ्तगू में सलीका। अपनी बहू के मुतालिक बगैर कोई बुराई किए बस यही बताया कि बेटे के साथ मिजाज नहीं मिला इसलिए अलहदा हो गई। बच्चा कोई था नहीं जो उनके पैरों की जंजीर बनता। होते होते गुफ्तगू का रुख अच्छे रिश्तों के काल की तरफ चला गया तो लड़कियां बदमज़ा होकर उठ गईं। जाते हुए दादी उनके कान में, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमना के लिए ज़रूर बताना, कहना नहीं भूली थी। आहत बहुत दिनों से सुस्त हो रहा था, फिर अचानक बुखार की लपेट में आ गया। अली शेर के साथ वो डॉक्टर के पास हो आई थी। इनकार तो अली ने पहले भी कभी नहीं किया था, मगर जब से बाइक आई थी बहुत कोई खो गया था। उमर को शायद अम्मी ने नहलाया था। वो चारपाई पर सबसे खफा ऊंधा लेटा हुआ था। नहाने का ऐसा ही चोर था। अली शेर ने उसे चॉकलेट देकर बहलाया, पर कंधे पर बिठाकर ऊपर चला गया जहां सानिया आंगन में पढ़ रही थी और सोनिया कॉलेज का काम कर रही थी। हमना रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। रुबाब ने आहत को दवाई खिलाई तो वो कुछ देर रोने के बाद सो गया। रुबाब भी उसके पास ही लेट गई। नीले आसमान पर परिंदों की डारें गुजर रही थीं। सुरमई शाम के पस मंजर के साथ ये नज़ारा हमेशा ही रुबाब को पसंद रहा था। वो खामोशी से इन्हें देखती रही। सब परिंदे दिन भर की मुसाफत के बाद अपने आशिया की तरफ लपक रहे थे। कभी घर लौटते वक्त तुम्हें मेरा ख्याल भी आया होगा अहमर। आज बहुत रोना आ रहा था। आहत का नन्हा सा गर्म हाथ अपने लबों पर रखकर वो रोने लगी। शाम गहरी होने लगी थी। सब उसके पास से गुजरकर अंदर जा रहे थे। उसने बाजू आंखों पर रख लिया। सब समझ रहे थे रात भर की जागी अब सोई है। टीवी चलने लगा था। बर्तन खड़खड़ाने लगे। फ़ोन की बेल बज रही थी। फिर हमना ने उसका बाजू हिलाया। तुम्हारा फ़ोन है? कौन है? तुम्हारी नन। तबीयत तो ठीक है ना? वो उसकी आवाज़ के बोझलपन को महसूस करके पूछने लगी। जी। वो इसे उधर उधर की बातें करने लगी, अपने कॉलेज के बच्चों की वगैरह वगैरह। रुबाब, एक बात कहूँ तुमसे। अपनी बात अचानक ही अधूरी छोड़कर उन्होंने कहा था। कहिए। मुन के लहजे पर ठटकी। मेरा भाई नादान था, तुम्हारी कदर नहीं कर सका। मैं मानती हूँ वो कसूरवार था, लेकिन अगर अगर वो तुम्हारी तरफ लौट कर आया तो तुम उसे माफ़ कर दोगी? माफ़ कर दूँ अपने कातिल को? छोड़े अपिया, जिन्हें लौटना नहीं इनके मुतालिक बात करने का फ़ायदा। उसने हतुल मकान अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। रुबाब, दूसरी तरफ से अहमर की आवाज़ उभरी। या अल्लाह, उसका दिल डूब गया। कितने अरसे के बाद उसने पुकारा था। रुबाब, मेरी बात सुनो। वही आवाज़, वही गंभीर लहजा, मगर टूटता हुआ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। उसने रिसीवर पटक दिया। वो भूल गई थी कि अभी कुछ देर कबल वो इसी शख्स को याद करके रो रही थी। गुस्सा उसके तमाम जज्बों पर गालिब आ गया था। उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया था, मगर वो खुद दिन रात उलझती रहती। अब ख्याल आया है इसे मेरा, और मैं क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ कि जब चाहेगा मुझे धुतकार देगा और जब चाहेगा पुकार लेगा। अब क्या इससे जी भर गया? और मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं मेरे पास। अपनी ही सोचों में उलझे उलझे वो थक सी गई थी। तभी उस दिन माहा चली आई। लंबी सी गाड़ी उनके दरवाजे के सामने रुकी थी। अली शेर भाई खड़ा किसी दोस्त से बात कर रहा था। माहा को उतरते देख दोस्त का हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस कर गया था। माहा ने महसूस तो किया, मगर वो खुद इस वक्त पजल सी थी। अफान अहमद ने उसे जब पहली बार नोटों की गड्डी दी थी कि वो शॉपिंग कर ले, तो इन नोटों को हाथ में लेकर वो सोचती रही कि वो क्या खरीदेगी। वो अरीज को साथ लेकर गई थी। तब एहसास हुआ था कि शॉपिंग करना किसे कहते हैं। फिर नॉर्दर्न एरिया में महीना भर हनीमून मनाकर वापस लौटे तो माहा सरतापा बदल चुकी थी। यहाँ आते ही अफान अहमद तो मसरूफ़ हो गए, लेकिन उसे एक गाड़ी खरीद दी थी और माहा ने बहुत जल्द ड्राइविंग सीख ली थी। आज वो इन सब के लिए वो सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी जो उसने हनीमून के दौरान ख़रीदे थे। मुलाजिम ढेर सारे पैकेट उठाए उसके साथ था। वो इन्हें दिखाना चाहती थी कि उसका फैसला गलत ना था। सब सहन में ही मौजूद थे। एकदम वो सबकी नज़रों के हिसार में आई थी। जदीद तराश के महंगे बुटीक के सूट में, डायमंड ज्वेलरी के साथ खूबसूरत हेयर स्टाइल। एक पल को इन सबको वहम सा हुआ कि वो माहा नहीं कोई और है। अस्सलाम वालेकुम। माहा को एकदम अपना आप इन सब से बहुत ऊंचा और अहम लगा। आंसू निराश में डूबती उभरती रुबाब, अपनी आंखों में बुझते ख्वाबों की राख लिए हमना, 4-5 हज़ार कमाकर खुद को अहम समझने वाली सानिया, और सस्ते से कपड़े में मलबूस किताबें संभाले सोनिया। माहा ने अपनी कलाई में हीरे जड़ा कंगन घुमाया, अपना कीमती लिबास से गैर मरई शिकनें दूर की और मुलाजिम को इशारा किया, जिसने वो रंग बिरंग पैकेट दादी के पास तख्त पर ढेर कर दिए। उसके दूसरे इशारे पर वो घर से बाहर था।
आप लोग मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हैं? वो कहते हुए अम्मी की तरफ पलटी जो कमरे से बाहर आ रही थी और उसे देखकर बरामदे में ही रुक गई थी। माँ को देखकर महा के दिल को कुछ हुआ। अम्मी, मिलेंगी नहीं? क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने, हमने कहा था ना मत आना। इतना कठोर तो मत बने आप लोग। दादी जो बहुत हैरत और तजस्सुस से उसके जेवर देख रही थी एकदम पैंतरा बदल कर बोली, मैं तो तुम्हारी ढिठाई पर हैरान हूँ लड़की। बाप के सर में खाक डलवा कर किस ढिठाई से चली आई हो? दादी, मैं घर से भाग कर नहीं गई थी, आपने ब्याह है मुझे, मुतनक कर बोली। जिस तरह तुम्हें ब्याह गया वो भी कुछ इतना बाइसे इज्जत तो ना था। रुबाब का लहजा तेज हुआ। महा का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं बहस नहीं करना चाहती, वो फैसला गलत था या सही, बहरहाल मेरा अपना था और मैं इस पर बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी खुशी तुम लोगों से मिलने आई हूँ। मेरी खुशी यूँ गारत मत करें। सोनिया इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, जो अनायत तुम हम पर ऑलरेडी करके गई हो वो बहुत काफ़ी है हमारे लिए। सानिया ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया, हालांकि वो अपनी जगह से हिली भी ना थी। और तुम जाओ यहाँ से इससे पहले कि अब्बू आ जाए। हमने देख लिए तुम्हारी अमारत के मुजाहरे और ये भी कि तुम बहुत खुश हो। तुम जलती हो मुझसे सानिया। महा को ताव ही तो आ गया था। तुम जो जॉब करके समझ रही थी कि बहुत मार का मार लिया, चंद हजार हाथ में लेकर समझती थी दुनिया हाथ में आ गई है। मुझे देखो, क्या नहीं है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, पैसा, जेवर। अब मैं इस काबिल हूँ कि जिसको चाहूँ ज़रूरत पूरी कर दूँ। मैं मिसेस महा अफान। तुम अम्मी के वजूद में जुम्बेश हुई। वो तीर की तरह आगे आई, उसे बाजू से पकड़कर डेवड़ी की तरफ धक्का दिया। तुम दफा हो जाओ, आइंदा अपनी सूरत मत दिखाना। मैं समझ लूँगी मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा महा, और इस पर तुम शर्मिंदा भी नहीं हो। उस बूढ़े 4 बच्चों के बाप से तुम्हारे लिए बाइस से फ़ख्र होगा। वो तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये अपनी अनायतें भी ले जाओ। उसके सारे तोहफे एक एक करके डेवड़ी में गिरे थे। एहसास तौहीन से महा का सारा वजूद जल उठा। इनकी तरह बूढ़ी रूह बन जाती मैं भी, यही चाहती थी ना आप, ये जिन्हें कोई बूढ़ा भी कबूल नहीं करता। वो फुंकारते हुए अपना जहर उड़ेल कर बाहर चली गई थी। काश काश तू मर ही जाती महा, मुझे सब्र तो आ जाता। इनकी आहुजारी से कतई नज़र हमना सबसे कटकर सोच रही थी, शायद वो ठीक ही कहती है, कौन आएगा यहाँ। कुदसिया खाला ने घर पर मिलाद रखा था। रुबाब कभी ना आती, लेकिन एक तो खुद कुदसिया खाला कहने आई थी, दूसरी माह के आने से पूरा घर फिर से डिस्टर्ब हो गया था। वो जाते हुए जो कुछ कह के गई थी वो खंजर की तरह बार बार सबको जख्म देता था। फिर उस दिन आने वाला अहमर का फ़ोन। रुबाब बेहद मुस्तरब थी। अम्मी मिलाद पर जाने को तैयार ना हुई तो वो बच्चों को घर पर छोड़कर दादी के साथ चली आई। कुदसिया खाला बेहद खफा हुई। आकर वो सब साथ क्यों नहीं आई? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब भी मसरूफ़ थी, उसने जवाब दिया। इसीलिए तो मैंने छुट्टी के दिन शाम को मिलाद रखा था कि किसी को आने में दिक्कत ना हो। कम अज़ कम हमना को ही साथ ले आती। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल ही घर से नहीं निकलती। कम अज़ कम मैंने आज के दौर में इतनी खामोश तबा सलीका शुआर और मुतहम्मल मिजाज बच्चियाँ कम ही देखी हैं। वो अपनी किसी रिश्तेदार खातून से मुखातिब थी। कमाल है, ये खसूसियात आज तक किसी और को नज़र नहीं आई। रुबाब ने तलखी से सोचा। वो खातून खासी दिलचस्पी ले रही थी। उनका बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है। आजकल लड़कियां ढूंढ रही हैं, इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि हमना आज आ जाती। मिलाद के बाद खाला ने बताया। रुबाब को अफसोस हुआ। होता है हमना की किस्मत खुल जाती। बहरहाल मैं किसी दिन इन्हें लेकर तुम्हारे घर आऊँगी, आमने से फ़ोन कर दूंगी। रुबाब ने घर आकर अम्मी को बताया। वो कंप्यूटर इंजीनियर की माँ हमना को पसंद करेगी। उन्होंने स्पाट से लहजे में पूछा था। किस्मत का क्या पता, वो नज़रें चुरा कर उठ गई। सर्दियाँ शुरू हो गई थीं। सुबह को पौधों और अमरूद के दरख्त पर कोहर जमा होता। ये सूखी सर्दी भी मानो जी का जंजाल है। बारिश ना जाने कब होगी। अली शेर रात को कोयले दहकाकर दादी के कमरे में रख देता। वो लिहाफ में गठड़ी सी बनी, दोनों हाथ बाहर निकाले आग तापा करती। गैस के हीटर से इन्हें एलर्जी थी। गैस की बू सर को चढ़ती है और कोयलों की सोनिया नाक चढ़ाती। रात को अली शेर जलेबियाँ ले आता। नानी नवासी दूध में भगोकर खाते। सोनिया पहले की तरह चिढ़ती नहीं थी। पुप्पो ने इस बार मूंगफली नहीं भिजवाई थी, फसल अच्छी नहीं हुई थी। अलबत्ता शकरकंदी और देसी घी ज़रूर भिजवाया था। अपने तमाम तर गुस्से के बावजूद रुबाब की तमाम तर हंसियात फ़ोन की तरफ मुतवज्जो रहती, मगर उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी, वो दिल ही दिल में अहद करती। मगर उमर अब बड़ा होता जा रहा था। उसके सवाल रुबाब को परेशान कर देते। पापा कहाँ हैं? आते क्यों नहीं? हम नाना के साथ क्यों रहते हैं? और एक दिन पूछने लगा, क्या हमारे पापा मर गए हैं? रुबाब का जी चाहा कह दे हाँ, मगर ना जाने क्यों उसने सनाटेदार थप्पड़ उसके कोमल गाल पर दे मारा। एक पल को हैरत उसकी मासूम आंखों में मुंजमद हुई और जब ये जमूद टूटा तो उसने रो रो कर पूरा घर हिला दिया। सबने ही रुबाब को लेताड़ा। वो आहद को अम्मी की गोद में पटक कर अपने कमरे में जा घुसी और शाम तक ना निकली। उमर को अली शेर ने बहला लिया था। आहद नानी की गोद में अम्मी अम्मी की जिद करता रहा। पता नहीं इस घर का क्या बनेगा। सानिया इतना तपी हुई थी कि हारून का फ़ोन आया तो उसी पर बरस पड़ी।
2 साल बड़ा था वो उससे, मगर उसने कोई लिहाज नहीं किया। वो बेभाव की सुनाई कि वो अगले दिन छुट्टी लेकर भागा चला आया। अब्बू नॉर्मल ही मिले थे। दादी ने अच्छी खासी सुनाई। अम्मी कुतराई कुतराई से फिरती रहीं। वो रात को उनके बिस्तर में घुस गया, हाथ पांव जोड़े, माफ़ी मांगी, टांगे दबाने लगा। तुमने मुझे बहुत दुख दिया हारून, अब तो किसी पर भी एतबार नहीं रहा। हम तुम्हारे दुश्मन तो ना थे। वो रोने लगी थी। खुदा की कसम अम्मी, वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। हालात यह कुछ ऐसे थे, उसकी बात तो सुन लो। कभी कभी इन सबको अब्बू के तहम्मुल पर हैरत होती थी। ऐसे वक्त में जब सब एक दूसरे को इल्ज़ाम देने और लड़ने मरने पर तुले थे, वो किस तरह खुद को संभाले हुए थे, एक पुरसकून समंदर की तरह खामोश। सबरीना हारून के कुलीग की बेटी थी। हारून इन्हीं के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर ना तो हारून के हालात ऐसे थे कि वो शादी करता और ना सबरीना के। दोनों किसी अच्छे वक्त के इंतज़ार में थे कि सबरीना के वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। वो चाहते थे कि हारून अपने घर वालों को बुला ले ताकि बाकायदा मंगनी हो सके। इधर घर में माह की शादी के बाद हालात ऐसे ना थे कि वो बात कर सकता, इसलिए अपने तौर पर इन लोगों की तसल्ली के लिए हाँ कर दी। उन्होंने मिठाई मंगवा कर पूरे ऑफिस में तकसीम करवा दी। मुझसे वाकई गलती हुई, मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए थी, मगर माह वाले फैसले के बाद इतना डिस्टर्ब था कि घर आने को जी नहीं चाहता था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजर रही होगी। अम्मी फिर से रोने लगी थी। बस करो आयशा, हम जाएंगे सबरीना और उनके घर वालों से मिलने और जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे। अब्बू अभी हारून ने कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने हाथ उठाकर खामोशी रहने का इशारा किया। हाँ भाई, क्या पता भाभी के अब्बू की तबीयत फिर से ख़राब हो जाए और तुम यूं ही चुपके से शादी रचाकर हमें फ़ोन खड़का दो। सानिया ने शरीर से लहजे में कहा तो वो अब्बू के सामने बस उसे घूर कर रह गया। कुद्सिया खाला का फ़ोन आया था। वो जुमे को इन खातून के साथ आ रही थीं। उन्होंने तमाम ज़रूरी मालूमात पहले ही अब्बू और अम्मी को पहुंचा दी थी। रिश्ता वाकई बहुत अच्छा था। यश तो बाहर से उनका घर भी देखाया था। बहुत प्यारी कोठी है, तो फिर वो यहाँ क्या करने आ रही हैं? हमना ने चुपके से सोचा। उसका रवैया अब किसी भी प्रपोजल के आने पर अजीब सा होता था, एकदम चुप और लाताल्लुक, इतनी कि किसी को इससे कुछ कहने की हिम्मत ना होती। शायद वो इस सारे अमल से थक गई थी। रुबाब और सानिया ने मिलकर सारा घर साफ किया। कुद्सिया खाला ने ज़्यादा एहतमाम से मना किया था। रिश्ता तय हो गया तो जो मर्जी करते रहिएगा। रुबाब ने कबाब और सैंडविच घर में बनाए थे, केक बाहर से मंगवा लिया। वो लोग भी एहतमाम को रोक कर उकता चुके थे। वो खुद खासी हंसमुख थीं, इधर उधर की बातें करती रहीं। हमना और सानिया को गौर से देखा, सलीके से चाय पी। रुबाब को हमना पर गुस्सा आ रहा था, किस कदर सुपाट चेहरा लिए बैठी थी, हर बात कितनी मुख्तसर तरीन जवाब, बस हूँ हाँ। उसकी निस्बत सानिया कितनी फ्रेश लग रही थी, हंसती मुस्कुराती चाय सर्व करती। क्या फ़र्क पड़ता अगर सानिया की हो जाए तो, उसने आखिर में सोचा। वो चली गई तो ये लोग क्या सराइयाँ करती रहीं, उनके रवैये से कुछ भी तो ज़ाहिर नहीं हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल सा रवैया। कुछ दिन बाद कुद्सिया ने फ़ोन करके माजरत कर ली थी। इन खातून ने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया था। ज़िंदगी का खेल जारी और सारी था। वो लाख हाथ पांव मारे, चीखें चिल्लाएं, एक दूसरे से लड़ें, वक्त तो अपना काम करता ही है। दिन एक के बाद एक माजी की गुफा में गुम होते गए। इन्हें लगता कुछ भी नहीं बदलेगा, मौसम बदलेगा मगर जीस्त पर वही रंग छाया रहेगा, नाउमीदी का रंग, बेयकीनी का रंग, मायूसी और उदासी का रंग, ये खज़ा गजीदा मौसम जैसी जीस्त। किसी का जी चाहता था जीने को, मगर वो जीते जा रहे थे। एक दूसरे पर जाहिर करते थे कि अब वो ऐसे ही खुश हैं। अब ना कोई तलब है ना ख्वाहिश। माह कैसी है, कहाँ है, उन्होंने सोचना छोड़ दिया था। उसे गए हुए कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने गुजरे हैं या पूरा साल, उन्होंने गिनना छोड़ दिया। माजी क्या था, हाल क्या है, मुस्तकबिल में क्या होगा, बेकार था ये सब सोचना। बस रात से दिन करना था और दिन से रात हो रही थी। वो अक्टूबर के आम दिनों जैसा ही एक दिन था, धूप भरा खिला दिन। इनमें से कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये दिन अपने दामन में उनके लिए कुछ खास ला रहा है। हस्बे मामूल सोनिया कॉलेज गई थी। चंद महीने थे, फिर उसे भी कॉलेज से फारिग हो जाना था। अली शेर के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से ज़्यादा दूर ना थे, वो भी बहुत मसरूफ़ था। सानिया स्कूल गई थी, उमर भी स्कूल में था। आहद को रुबाब ने नहला दिया था। दादी की गोद में बैठा वो गौर से कहानी सुन रहा था। रुबाब सरसों का तेल लिए माँ के पास बैठी थी ताकि उनके सर की मालिश कर सके। हमना ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी जब कुद्सिया खाला आ गई। उनका आना कुछ ऐसे अचंभे की बात नहीं थी, वो अक्सर आ जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। आज उनकी आवाज़ मामूल से ज़्यादा बशाश और चहकती हुई थी। सब अपना काम छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। रुबाब ने तेल लगाने का इरादा मुलतवी कर दिया। सबसे मिलने के बाद वो दादी के पास बैठ गई। क्या बात है कुद्सिया, बड़ी खुश दिखाई देती हो। आयशा ने रुबाब को चाय के लिए इशारा किया था। खुश तो मैं वाकई बहुत हूँ, और रुबाब तुम ज़रा इधर बैठ जाओ, चाय मैं पीऊँगी, मगर अभी नहीं, बाद में। ये बताओ अब्बू कहाँ हैं? बैठक में हैं खाला, भागकर बुला लाओ। सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा। हमना बेटी इधर आओ ज़रा मेरे पास। हमना वॉशिंग मशीन बंद कर रही थी। खाला मेरे कपड़े बहुत भीग गए हैं, मैं अभी नहा कर आती हूँ। हमना के जवाब पर उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया था। अब्बू आ गए थे, खैरियत वगैरह पूछ कर बैठ गए। आयशा, भाईजान, अम्मा, आज मैं आप लोगों के पास सवाली बनकर आई हूँ। हमारे पास ऐसा क्या है कुद्सिया बहन जिसके लिए आप सवाली बनकर आई हैं?
अब्बू ने हैरत से पूछा था। मैं बेवा औरत हूँ, आपके भाईजान कुछ जायदाद छोड़कर गए थे जिससे बच्चों की अच्छी तालीम हो गई। बच्चियों की शादियां कर चुकी हूँ, अब 2 ही बेटे हैं। आप जानते हैं मैंने जवाद की शादी की थी, दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, मिजाज नहीं मिला तो अलहदा हो गए। जवाद मेरा बहुत प्यारा बेटा है, आप तो 20 बार उससे मिल चुके हैं भाई साहब। अब्बू ने इस बात में सर हिलाया। उसकी खूबियाँ खामियाँ सब सामने हैं, मैं चाहती हूँ उसकी ज़िंदगी फिर से संवर जाए। और मुझे लगता है, उन्होंने दादी के घुटने पर हाथ रख दिया, मुझे लगता है हमना की कि हमारे घर आ जाने से सारा घर ही संवर जाएगा। वो सबके सब मुतहिर से इन्हें देखे गए। हमना मुझे दे दे भाईजान, मैं माँ बनकर उसका ख्याल रखूंगी। मैं क्या कहूँ इतनी जल्दी? अब्बू ने कुछ कहना चाहा ही था कि दादी मैदान में कूद पड़ी। क्या इतनी जल्दी? कुदसिया से क्या छुपा है ना, इनका कुछ हमसे पोशीदा है। देखिए भाले लोग हैं, बस बिस्मिल्लाह करो। हाँ अम्मा, आप ही सिफारिश करें। ये सोच विचार तो गैरों में होती है, अपनों में क्या तकल्लुफ़। अम्मी उनकी बड़ाई की कायल हो गई। सब कुछ जानने के बाद कि कई बार इनके रिश्तों के बारे में उनके सामने रोई थी, फिर भी इस सलीके से रिश्ता मांग रही थी। एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट ने अब्बू के लबों का अहाता कर लिया। उन्होंने अम्मी की तरफ देखा, जिनकी आंखें झिलमिला सी गई थी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अम्मा ने तो बात ही ख़त्म कर दी। इनमें से कोई भी ना जानता था कि ये दिन उनके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। बाथरूम से बाहर आती हमना भी नहीं, जिसे अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर पहनाते हुए कुदसिया खाला ने उसकी पेशानी चूम ली थी। उन्होंने फ़ोन करके मिठाई की टोकरी भी मंगवा ली थी। लेकिन तुम्हें अचानक ये ख्याल आया कैसे? दादी चुपके से पूछ रही थी। वो हंसकर टाल गई। क्या बताएं, जिस दिन वो अपनी रिश्तेदार खातून के साथ आई थी, वापसी पर उन्होंने पूछा था, तुम्हें हमना कैसी लगी? उम्र ज़्यादा लगती है और सानिया हाँ अच्छी है, मगर मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा जहेज़ दे सकेंगे। कितने आराम से उन्होंने कहा था। कुदसिया हैरत से उनका मुंह देखने लगी। मगर वो बहुत प्यारी बच्चियां हैं, तुम्हारा घर जन्नत बना देंगी। अरे तो तुम क्यों नहीं बना लेती जन्नत? वो हंसकर बोली, लड़कियां तो वाकई बहुत प्यारी हैं। अगर तुम भी जवाद और फवाद की शादियां करनी हैं, वो लड़की हमना तुम्हारे जवाद की हम उम्र होगी। उन्होंने तो बात की थी। कुदसिया के लिए सोच का दर वाह कर गई। इतना अरसा सिर्फ जवाद को राजी करने में लगा था, जो दूसरा तजुर्बा करना नहीं चाहता था। मगर कुदसिया ने हमना को बहुत अच्छी तरह परखा था। वो जानती थी कि वो दोनों खुश रहेंगे। हारून की शादी की तारीख भी हमना के साथ ही रख दी गई। भाई हम कौन सा भाभी को साथ रखेंगे, तुम घर खाली होने का इंतज़ार करो, वो तुम्हारे साथ ही जाएंगी। बस चंद दिन अपने चाव पूरे करेंगे। सानिया ने हंसते हुए कहा था। मेरा ये मतलब तो ना था सानिया। हारून को दुख सा हुआ। मजाक कर रही थी भाई, सबका है को काहे को इतना संजीदा होते हो? आइंदा ऐसा मजाक मत करना, हर एक अपनी जगह होती है। हारून संजीदगी से कहकर उठ गया तो सब सानिया को लिताड़ने लगे। शादी की तैयारियां तो सारी ही मुकम्मल थीं, बस कपड़े जेवर रहता था, जिसके लिए कई कई बार बाजारों के चक्कर लगते। सानिया अपनी कुलीग से नित नए डिज़ाइन लेकर आती और फिर वो सर जोड़कर बैठ जाती। हमना को खींचती तो वो कन्नी कतरा जाती। भाई मुझे क्या पता, तुम लोग देख लो। सोनिया को बस अपने कपड़ों की फिक्र थी। मेहंदी बारात, फिर भाई की बारात वलीमा, वो अलग चकराई फिर रही थी। अली शेर मशवरा देता, चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता और साथ में लंबा सा दुपट्टा। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे इस लिबास में देखता। वो कलर्स पूछती तो संजीदगी से बताता। नीला पायजामा, सुर्ख कमीज, सब्ज दुपट्टा। वो झुंझला कर चेहरा देखती, एकदम संजीदा। समझ में ना आता कि मजाक किया है या संजीदगी से मशवरा दिया है। हाँ क्या हर्ज है, सबसे मुनफरिद लगोगी, तुम पिंडू के पिंडू रहोगे। वो खफा होकर जाने लगती। अली शेर हाथ पकड़कर रोक लेता। तुम कुछ भी पहनो अच्छी ही लगोगी, आखिर देखा तो मैंने ही है ना। आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाता। सोनिया चीखने लगी। आखिर में क्या कहा है? उसे यकीन था कि उसका मजाक उड़ाने को कुछ कहा होगा। वो महफूज सी मुस्कुराहट लबों के गोशों में समेटे चमकती आंखों से देखते खड़ा हो जाता। बज़ाहिर बड़ी बेजारी से दादी को पुकारता, नानो इस चुड़ैल से बचाएं। दादी के पास फुर्सत कहाँ थी। वो अपने हाफजे को मांझ मांझ कर मेहमानों की फहरिस्त मरतब करती। फलां को ज़रूर बनाना, उसने फलां की शादी में कहा था। तुम्हारी तो 5 पोतियाँ बैठी हैं। रात को अपनी लर्जीदा आवाज़ में टप्पे सुनाने लगती। वो बहुत खुश थी और अपनी खुशी का खुलकर इजहार कर रही थी। रुबाब सोचती, ऐसा ही हंगामा उसकी शादी में भी तो हुआ था। घर में शादी के हंगामे थे, उधर अहमर के फ़ोन उसे जिज कर रहे थे। अब तो सब घर वालों को भी खबर हो गई थी, मगर सब खामोश थे। वो चाहते थे रुबाब खुद फैसला करे। मुझे बात नहीं करनी अहमर साहब। उसके रवैये में लचक आती ही ना थी। इतनी सख्ती का मुजाहरा मत करो। उसने फ़ोन पटका तो अम्मी ने टोका। रुबाब हैरत से उन्हें देखने लगी। अम्मी, आप इस शख्स के लिए कह रही हैं जिसने अपने बच्चे की पैदाइश पर एक फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया? नहीं, मैं तो बस अम्मी खामोश सी हो गई। वो जो कहना चाहती थी कह नहीं पा रही थी। कहीं रुबाब ये ना समझे कि उसके बच्चे इन्हें खटकने लगे हैं। हमना मायों बैठ गई। दूर परे के मेहमान आना शुरू हो गए थे। लिया से फूफो और उनकी बेटियां आ गई थीं। सरशामी ढोलक लेकर बैठ जाती। माओं की डांट के बावजूद उनकी किलकिल बहते झुन्नों जैसी हंसी रुकती ना थी। इसी शोर में फ़ोन की आवाज़ अली शेर ने सुनी थी। वो किचन में चाय लेने आया था। कौन बात कर रहा है? सलाम के बाद दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं अली शेर। आप कौन? मैं अहमर। रुबाब से बात हो सकती है? अली शेर रिसीवर को घूरकर 1 मिनट कहकर चला गया। जहां रुबाब मेहमानों को
کھانے کے بعد چائے سرو کر رہی تھی۔ آپ ہی احمر بھائی کا فون ہے، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر بتایا اور پلٹ گیا تھا۔ کمرے میں بھن بھناہٹ پھیل گئی تھی۔ احمر کا فون آتا ہے؟ رباب کی احمر سے صلح ہو گئی، وہ لب کاٹتی کمرے سے نکل گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ احمر؟ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے فون مت کیا کریں۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، جب تک تم میری بات نہیں سنو گی میں فون کرتا رہوں گا۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی ڈھٹائی پر کلس گئی۔ رباب مجھے صفائی کا موقع تو دو، غلطی کا اعتراف تو کرنے دو۔ صفائی غلطی؟ احمر صاحب کیا کہنا ہے آپ نے؟ آپ مجبور ہو گئے تھے یا مجبور کر دیے گئے تھے؟ اس عورت سے شادی آپ نے برضا رغبت کی تھی، اس بات کا اعتراف کر کے آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ پھٹ پڑی، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کسی کمزور لمحے میں کیے گئے اعتراف نے انہیں مجرم بنا دیا تھا۔ اب کیا دلیل دلاتے؟ مذہب اجازت دیتا ہے، مگر مذہب عدل کا حکم بھی تو دیتا ہے، وہ کہاں عدل کر پائے؟ کتنے برس گزرے انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ بچوں کو۔ وہ وقت کشش جسے وہ محبت سمجھ بیٹھے تھے ختم ہوئی تو اندازہ ہوا وہ کیا کھو بیٹھے ہیں۔ 2 کشتیوں میں سوار ہو چکے تھے، نہ دوسری بیوی کو بے وجہ چھوڑ سکتے تھے، نہ رباب اور بچوں کو فراموش کرنا آسان تھا۔ معافی؟ کیسی معافی؟ آپ تو صاحب اختیار ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ رباب کے لہجے میں طنز امڑ آیا۔ جب چاہیں برسوں پرانے رشتے توڑ سکتے ہیں، جب چاہیں بے لوث محبتوں کو قدموں تلے رون کر نئی محبت حاصل کر لیں، اور جب چاہیں لوٹ کر آ جائیں اور کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں سب کچھ بھول کر معاف کر دوں۔ کیوں؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں عورت ہوں، کمزور ہوں، مگر میں کیا کروں احمد صاحب کہ اس عورت کو اپنی تذلیل نہیں بھولتی، رباب کو اپنی بے وقوفی کا احساس معاف کرنے نہیں دیتا۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ جب چاہوں سینے سے لگا لوں، جب چاہوں دھتکاروں؟ نہیں کر سکتی تمہیں معاف، کبھی نہیں احمر، کبھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، بچوں کی خاطر۔ وہ خود بھی سسک اٹھے۔ بچوں کی خاطر؟ ہاں، بچوں کی خاطر۔ تم بھی انہی کی خاطر پلٹے ہو۔ جب دوسری بیوی تمہیں بچہ نہ دے سکی تو میری طرف پلٹ آئے۔ بچوں کے لیے نا؟ میں کہاں ہوں، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، میں تو… اس نے ریسیور پٹخ دیا اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ کاغذ کا رشتہ نہیں، دل کے بندھن باندھے تھے تم سے، تم نے انہیں بھی توڑ ڈالا۔ اب کوئی کسی کو کیسے زنجیر کرے احمر؟ دل کے بندھن بھی کمزور اور جھوٹے نکلے۔ ہمنا چلی گئی تھی، سبرینا بیاہ کر آ گئی تھی۔ طویل خوشی آمیز ہنگامے کے بعد اب گھر کی فضا میں سکون گھل مل گیا تھا، جس میں سبرینا کی کھنکتی چوڑیوں اور نقرئی ہنسی عجیب خوبصورت سا سما باندھ دیتی۔ رباب کو اپنی شادی کے ابتدائی ایام یاد آتے تو سبرینا کی آنکھوں کی چمک اور شنگرفی لبوں کی مسکان کی دائمی ہونے کی دعا کرتی۔ شادی کے ہنگامے میں ماہا کا ذکر بار بار ہوا تھا، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ طور پر۔ لوگ کرید کرید کر پوچھتے تھے، اور لوگوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا ہے، بس اپنا بھرم قائم رکھنا تھا۔ سو یہی کہتے رہے کہ ملک سے باہر ہے، اپنے میاں کے ساتھ 2-3 ماہ تک نہیں آ سکے گی، لیکن ان میں سے کسی کو خبر نہ تھی کہ ماہا واقعی ان دنوں عفان احمد کے ساتھ لندن میں تھی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ سونیا نے رات کے کھانے کے بعد رباب سے کہا تھا۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے ابو اکثر مشورے کے لیے اسے علیحدہ سے بلوا لیا کرتے تھے۔ جی ابو۔ عمر اور احد کو علی شیر کے ساتھ مصروف چھوڑ کر وہ چلی آئی۔ ابو اکیلے ہی تھے، امی بھی وہیں نہیں تھیں۔ ان کے اشارے پر وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے۔ کیا بات ہے ابو جی؟ رباب کو الجھن سی ہونے لگی تھی۔ بیٹیاں بیاہی جائیں تو کوئی والدین نہیں چاہتے کہ وہ ان کے پاس واپس آ جائیں۔ ابو ایک طویل سانس لے کر بیٹھ گئے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی ابو جی کہ اس کا گھر اجڑے، مگر حالات مجبور کر دیتے ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں اب کیا سوچا ہے؟ رباب نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، پھر سر جھکا کر ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ کیا سوچنا ہے ابو جی؟ کاش اس قابل ہوتی کہ اپنا اور اپنے بچوں کا بوجھ اٹھا سکتی۔ احمر کا فون آیا تھا میرے پاس، بلکہ کئی بار آیا ہے۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہے، تو آپ نے کیا کہا اس سے؟ میں نے کہا میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے رباب۔ ابو آپ جانتے ہیں نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ جذباتی سی ہو گئی۔ جانتے ہیں، اس لیے تو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں رباب بیٹا۔ اب اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو علیحدہ رکھے گا، یہ گھر جس میں تم رہو گی وہ تمہارے اور بچوں کے نام کر دے گا، بس وہ ہر حال میں صلح کرنا چاہتا ہے۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو، یا نہیں بھیجیں گے، پوری عزت و آبرو کے ساتھ بھیجیں گے، اور اگر… ایک لمحے کو رک کر انہوں نے بغور رباب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا اور جملہ پورا کیا۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ پھر ایک کاغذی رشتہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس سے خلا لے لینا۔ ابو… رباب گنگ سی انہیں دیکھے گئی۔ رباب میں زندگی میں معاملات کو لٹکانے کا قائل نہیں ہوں، ہمارے مذہب میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جبراً ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تم بہت اچھی طرح سوچ لو، مجھے بتا دینا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر اس نے سینے میں اٹکی سانس کو کھینچ کر باہر نکالا۔ اندر کمرے سے باتوں کی اور ہلکی ہلکی قہقہوں کی آواز آ رہی تھی۔ یا اللہ! اس نے وحشت سے ارد گرد دیکھا، وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سامنے تاریک سیڑھیوں کی چھت کی طرف جا رہی تھی۔ وہ معمول کی طرح چل کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ نیم تاریک چھت پر سناٹا راج کرتا تھا۔ ادھورا چاند دیوار کے عقب سے طلوع ہوتا ہوا ایک طویل القامت درخت کی پھنگ پر اٹک گیا تھا۔
दीवार पर दबे पांव चलती बिल्ली अपनी कांच सी आंखों के साथ उसे घूरने लगी। तन्हाई और खामोशी, वहशतनाक सोचों का जंगल उसके अंदर उगने लगा। वो नीचे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आई लव यू रुबाब। गर्म सांसों की हिद्दत उसे अपने गाल पर महसूस हुई। उसने बेसाख्ता अपने चेहरे को छूकर देखा। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है रुबाब। एक जहरीली सोच ने डंक मारा और वो बिलबिला उठी। यार क्या चीज़ हो तुम। तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है रब से एक और ज़िंदगी मांग लूँ। ये एक ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है तुम्हें प्यार करने के लिए। मजबूत बाजुओं का सुकून बख्श लम्स इसके तन पर जागा तो वो सर उठाकर चांद को देखने लगी। क्या चाहती हो तुम सारा दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहूँ। कितनी सेल्फिश होती हो तुम औरतें भी। अधूरा चांद टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा था। सॉरी जानम, सॉरी। दरअसल एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया था, खींच कर ले गया। मैंने लाख कहा भाई में हमारी प्यारी प्यारी बीवी। उसने आंसुओं की धुंध में खो जाने वाले चांद को तलाशने की कोशिश की। मैं उससे शादी कर रहा हूँ। एक आग सी भड़क उठी थी। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रुबाब। नहीं। वो चीख उठी। धोखा है, फ़रेब है, खुदगर्ज़ ज़ालिम इंसान, मकार। दोनों मुट्ठियाँ भींच कर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई थी। तुम मुझसे खुला ले लो। नहीं। वो एकदम थम सी गई थी। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं एक बार फिर धोखा नहीं खा सकती। औरत बनकर नहीं, माँ बनकर सोचो। तुम्हें भले शौहर की ज़रूरत ना हो, तुम्हारे बच्चों को बाप की है। एक नई सोच ने डरते डरते सर उठाया। मैं इस खुदगर्ज़ शख्स का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं अब्बू से कह दूंगी कि हम नाना के साथ क्यों रहते हैं। उमर गोया उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। मैं अब्बू से कह दूंगी कि क्या हमारे पापा मर गए हैं। उमर ने उससे पूछा था। आहत अभी इस रिश्ते से अनजान था, मगर कल को वो भी यही सवाल करता। क्यों क्यों ज़िंदगी हमसे वो फैसले करवाती है जो हम करना नहीं चाहते। क्यों रात तेज़ी से ढल रही थी और वहशतनाक सोचों का जंगल के घना ही होता जा रहा था। कितना अरसा, शायद 4 या 4.5 साल। बंद दरवाजे पर हाथ रखते हुए उसने सोचा और हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने अमरूद के दरख्त पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। हल्के पीले सब्ज गदरे गदरे अमरूद सब्ज शाखों को ऊपर से झांक रहे थे। वो नीम तारीख डेवड़ी में दाखिल हुई, फिर पलटकर दरवाजे से बाहर ड्राइवर को इंतज़ार करने का कहा, जो स्याह लंबी गाड़ी से टेक लगाए सोच रहा था कि बेगम साहिबा इस खस्सा से घर में आखिर क्या लेने आई हैं। उसने सोचा था सहन पहले कितना ही आबाद होगा, वो एकदम सबकी नज़रों की जद में आ जाएगी, मगर सहन खाली था। और इस खाली सहन में चिड़ियों का शोर बहुत महसूस हो रहा था। दादी का तख्त इनके वजूद के बगैर अजीब सा लगा। सफ़ेद तख्त पोश पर किताबें बिखरी थीं। मोहब्बत मुर्दा फूलों की सफनी उदास नस्लें और टाइटल सामने था। सब लोग कहाँ गए। इस खामोशी से माहा को एकदम वहशत सी होने लगी। अम्मी, सोनिया, हमना आपी। उसने घबरा कर पे दर पे आवाज़ें दी थी। कमरे से सोनिया घबरा कर निकली थी, फिर ठटक गई। आप? वो दूर खड़े ही पूछ रही थी। वो पहले से लंबी, खूबसूरत और संजीदा हो गई थी। हाँ मैं। उसका जी चाह वो भाग कर उससे लिपट जाए। हाँ मैं। वो मुश्किल से मुस्कुराई। सब कहाँ है सब। सोनिया ने एक लम्हे को सोचा, फिर सामने से हट गई। आप अंदर तो आए। महा अंदर आ गई। घर पर कोई नहीं है। उसने पूछा। सब कहीं गए हैं, आप बैठे, मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। वो उसे कैसे अजनबी मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही थी। महा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं तुम मेरे पास बैठो, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। जी। वो पलंग पर बैठ गई। महा ने देखा कमरे में कुछ भी तो ना बदला था। वही सेटिंग, बस एक बेडशीट नहीं थी या फिर एक क्लॉक का इजाफा था। सोनिया ने नज़र बचाकर उसे देखा। स्याह सितारों की बॉर्डर वाली साड़ी में वाइट गोल्ड का सेट पहने वो बेपनाह खूबसूरत हो गई थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा वकार और तिमकनत पैदा हो गई थी। वो उसकी बहन थी, मगर सोनिया को उससे अजनबियत महसूस हो रही थी। तुम क्या करती हो आजकल। महा ने मुस्कुराकर उसे देखा। एमए के एग्ज़ाम्स देकर फारिग हुई हूँ, सोनिया ने जवाब दिया। महा खामोश हो गई। सब लोग हमनापी के घर गए हैं। हमना के घर? हमनापी की शादी हो गई थी कुदसिया खाला के बेटे के साथ। उनका कपल इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। माहा को लगा उसके कहे अल्फाज अभी भी सोनिया को याद थे। क्या कुछ नहीं कहा था उसने हमना को। सोनिया उसके जवाब का इंतज़ार के बगैर एल्बम निकाल लाई। हमना आपी के यहाँ दूसरा बेटा हुआ है, सब वहीं गए हैं। माहा ने एल्बम खोली। हंसते मुस्कुराते चेहरे उसके सामने थे। ये वो लोग थे जो उसके अपने थे, वो लोग थे जिन्हें वो धुतकार गई थी। हमना आपी को रुखसत करते वक्त अब्बू उसकी पेशानी चूम रहे थे और वो अब्बू और दादी के गले लगे रो रही थी। हारून भाई का मजबूत हाथ उनके सर पर कुरान की छाया किए हुए था। माहा की आंखें धुंधला गईं। वो कैसे रुखसत हुई थी। गालियाँ, बद्दुआ, ताने, कोसने। वालिदैन की इज्जत रान कर जाने वालियों को जहेज में यही सब मिला करता है। फिर उसने सानिया को दुल्हन बने देखा। उसकी मुस्कुराहट किसी तस्वीर में मांद ना थी। वही लोग, वही चेहरे, वही दुआएं, वही रस्में। हमना आपी की शादी को साल भी ना हुआ था कि सानिया आपी की कुलीग अपने भाई का प्रपोजल ले आई। आसिफ भाई बैंक में ऑफिसर हैं, बहुत शौक और शरारती। दादी सच कहती थी, जैसा इंसान खुद होता है वैसा ही उसको साथी मिलता है। हाँ दादी सच कहती थी, जैसी मैं खुद गर्ज थी वैसे ही
उसने लबों पर हाथ रखकर सिसकी रोकी। सानिया आपी की बेटी है अलीना, बिल्कुल आसिफ भाई जैसी। उसने रुक कर गोल मटोल सेहतमंद बच्ची पर उंगली रखी। वो सानिया की गोद में हंस रही थी और आसिफ उसकी तरफ झुका। ना जाने क्या कह रहा था कि सानिया की खिलखिलाहटें काबू में ना आ रही थीं। महा आपी, आपके बच्चे, मत पूछो मत पूछो। उसके अंदर कोई सर पटक पटक कर चीख रहा था। सोनिया ने उसका धुआं धुआं चेहरा देखा और बात के साथ ही सफ़ा पलट दिया। रुबाब और अहमर पहलू ब पहलू खड़े थे। रुबाब आपी को अहमर भाई ले गए थे? उसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत ना थी। सोनिया खुद ही सब कुछ बताती जा रही थी। रुबाब भी चली गई, सब चली गई, इज़्ज़त, मान, फ़ख्र और गरूर के साथ। माँ बाप की दुआओं के साए तले सब अपने अपने घरों को रुखसत हुई। एक वही थी खरमा नसीब। ये सबरीना है, हमारी भाभी। हाँ, तुम्हारी भाभी। मैं बदनसीब, लेकिन नहीं, ये बदनसीबी तो मैंने खुद कमाई है। सोनिया, तुम मुझे भी याद करते हो? एल्बम अचानक बंद करके उसने तड़प का सवाल किया था। सोनिया चुप सी हो गई। याद तो करते होंगे, मगर कोई भी आपका नाम नहीं लेता। सोनिया झूठ ना बोल सकी। कोई भी नहीं। हाँ, किसी को लेना भी नहीं चाहिए। वो वहशतज़दा सी होकर खड़ी हो गई, फिर हंसने लगी। तुमने ठीक कहा, किसी को मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। महा आपी, सोनिया ने कुछ घबरा कर पुकारा। उसने हंसते हुए सोनिया का हाथ अपने हाथ में लिया। इस तरह क्यों हंस रही हैं? खुद पर हंस रही हूँ गुड़िया, तुम भी हंसो, हंसो ना। सोनिया लब भींचे तहीर से उसे देखती रही। हंसे हंसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं वो हंस रही थी या रो रही थी। फिर उसने बेदर्दी से आंखों को रगड़ा। आंखों का सारा सिंगार बिखर गया। नंगी होकर आंखें सब आश्कार करने लगीं। दुख, पेशमानी, तरस, सब कुछ ही इन आंखों से वाजे था। आप खुश नहीं है महा आपी? हाय, कैसे कलेजे पर हाथ डाला था। उसने तेजी से चेहरा साफ किया। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी दौलत, गाड़ियाँ, बंगला, पैसा, जिंदगी में कुछ और भी चाहिए खुश होने के लिए? उसका दिल अंदर से मसला जा रहा था। मार्च में मेरी और अली शेर की शादी है। काश आप इसमें आ सकती। अरे अच्छा। महा ने बेअख्तियार उसे गले से लगा लिया। हाँ, मैं नहीं आ सकती, मगर मुझे पता है कि तुम बहुत खुश रहोगी। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है तुम सभी खुश रहोगी। माँ बाप का मान रखने वालियाँ खुशी रहती हैं, ना भी रहें तब भी मान तो सलामत रहता है। वो गोद तो मैसर आती है जिसमें सर रख कर रो सकें। अरे कितनी देर हो गई, मैं चलती हूँ, अफान इंतज़ार कर रहे होंगे। वो तेज़ी से बाहर निकली। किसी को मत बताना आई थी। ये अमरूद बहुत मीठे हुआ करते थे ना। उसने हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ लिया। मैंने फिर कभी अमरूद नहीं खाए। दादी को भी अमरूद बहुत पसंद थे ना। हाँ, मगर दादी तो अब नहीं रही। महा के हाथ से अमरूद निकल गया। उसने पलटकर खाली तख्त को देखा। उसका जी चाहा वो रोए, बैन करे, मगर वो रुकी नहीं, तेज़ी से बाहर निकल गई। ड्राइवर इंतज़ार करते करते ऊँघ गया था। वो खाली अलजहनी के साथ ही उसके पास से निकल गई। हमें खबर है तमाम दुख है, हमें खबर है तमाम दुख है। उदासियों का लिबास दुख है। ये तिश्नगी जो अजाब बनकर ठहर गई बदन के बोसीदा साहिलों पर, तो इसका अहदोदाम दुख है। ये शोर करती हवा का सारा खराम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है। ये तुम मोहब्बत निभाते हो तो इस मोहब्बत का नाम दुख है। ये वसल मौसम जो एक मुसलसल मुगालता है तो इस रफ़ाकत का नाम दुख है। और ऐसी वहशत नुमा फ़ज़ा में खामोश रहना भी एक सज़ा है, मगर किसी से कलाम दुख है। हमें खबर है तमाम दुख है, मगर कहूँ भी तो किससे? ये कांटों भरा रास्ता मैंने खुद चुना है। 4 साल, सिर्फ 4 साल लगे और सब ठीक हो गया, और मुझे लगा था कभी भी ठीक नहीं होगा। इतनी बेसब्री निकली मैं। उसने वहशत ज़दा होकर तवील सड़क को देखा, फिर तसव्वुर में हंसते हुए चेहरों को, जहाँ खुशी थी, सुकून और इत्मीनान था। उसका जी चाह वो अपने तन से कीमती ज़ेवरात को नोच डाले, तवील सड़क पर भागती जाए, यहाँ तक के कोई गाड़ी उसका वजूद को चलती रौंदती निकल जाए। सिर्फ 4 साल में सब ठीक हो गया था। उसका जी चाहा अपना चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर ले। वो जिसे लाल समझकर लपकी थी, वो तो जलता हुआ अंगारा था। वो तो मोहब्बत बनकर आया था। उसकी रफ़ाकत अब मुसलसल दुख के सिवा क्या थी? मगर किससे कहे, किससे कहे? साड़ी का पल्लू उसके कदमों तले आ गया था। वो घुटनों के बल गिरी थी। पैसा, पैसा, पैसा। एक बच्चा तक ना दे सका उसे, और उसे ज़रूरत भी क्या थी? बच्चे थे उसके पास, वो तो मुकम्मल था, अधूरी तो माहा थी। क्या चाहिए था अफान अहमद को? उसका हसीन वजूद, खूबसूरत चेहरा। वो कहता था, माहा माई लव, तुम्हें ऐसे ही रहना खूबसूरत और जवान। और जब जवानी ढल गई तो उसके पास क्या होगा? वापसी के रास्ते मसूद गुबार में छटे उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। ड्राइवर ने उसे देख लिया था। वो गाड़ी लिए इसी तरफ आ रहा था और वो सड़क किनारे बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी।